नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के द्वारा एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब के अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन 10 डेज नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन के आज के इस इनोग्रेशन प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल नारायण माधु सर, जॉइंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गांधीनगर, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर सर, हमारे इस नेशनल वर्कशॉप के मुख्य ट्रेनर अरुण चौबे सर और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी सहभागियों को मैं गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया के वती आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबको अभिवादित करता हूं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के इस ऑनलाइन नेशनल वर्कशॉप के चीफ गेस्ट नारायण माधु सर, जॉइंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात गांधीनगर। सर, आपकी ही उच्चतम प्रेरणा से हम इस कार्यक्रम को आज मूर्ति रूप दे सके। आपके लगातार सहयोग से, आपके लगातार प्रेरणात्मक वर्तन से हम इस कार्यक्रम को हमने डिजाइन किया है और हमने इस कार्यक्रम को आज लॉन्च करते हुए हमें खुशी हो रही। मैं सर आपका तहे दिल से समग्र लिलिया परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हमें इंस्पायर करने के लिए, हमें उच्चतम प्रेरणा देने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए। सर वेलकम, थैंक यू, वेलकम। उसके बाद मैं हमारे इस 10 दिन के नेशनल वर्कशॉप के जो मुख्य ट्रेनर है उसका भी मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मेरे एक फोन से ही आपने जो मुझे इस नेशनल सेमिनार को आयोजित करने में आपने जो सहायता दी है, एक कॉल से ही आपने एग्री कर दिया कि चलो विद्यार्थियों का कार्यक्रम है तो चलो हम करते हैं साथ में मिलकर। आपने हम पर इतना विश्वास जताया और निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ चार्ज में आपने जो ये 10 दिन का कार्यक्रम का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम के माध्यम से गुजरात, न केवल गुजरात बल्कि समग्र देश के विद्यार्थियों और जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों को आप जो ज्ञान इस माध्यम से देंगे, उसके लिए मैं हमारी कॉलेज की कॉलेज लिलिया कॉलेज की ओर से आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं सर। दोस्तों, हम हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा ये 10 दिन का नेशनल वर्कशॉप पर्टिकुलर फाइनेंशियल एजुकेशन को सेंटर में रखकर इसको डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आज एक बात हमें खास ध्यान में रखनी होगी कि आज फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लिए अनिवार्य है। एक छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक, एक छोटे से छोटे मजदूर से लेकर बड़े से बड़े निर्माता तक, सभी को अपने जीवन में छोटे तौर पर या बड़े तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए उसे अब फाइनेंशियल एजुकेशन को प्राप्त करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य हो गया है। और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने तो जो एसएसआईपी और इनोवेशन क्लब के तहत आज विद्यार्थियों को नए आइडियाज जनरेट करने के लिए, नए बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए जो भी प्रोत्साहन मिल रहे हैं। मान लीजिए आप विद्यार्थी है, आप आगे जाकर कहीं भी जाए, आप बिजनेसमैन बने, आप कहीं पर गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, कहीं पर भी जाए, लेकिन वहां पर भी आपको इस फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपके फ्यूचर को बनाने के लिए भी ये फाइनेंशियल एजुकेशन को आपको जरूरत पड़ेगी और तब आपको यह वर्कशॉप आपको यह ज्ञान देगा। दोस्तों, मैं यहां पर आपको यह कहना चाहूंगा कि इस 10 दिन में हमने ऐसे 10 टॉपिक चुने हैं और ये सारे प्रोग्राम को गठित किया है
अरुण सर ने बहुत ही अच्छी तरह से इसमें इन्वॉल्व होकर छोटी सी छोटी बात को भी उसने नजरअंदाज न करके इस सारे कार्यक्रम को डिजाइन किया है। इस 10 दिन में आपको फाइनेंशियल मार्केट से लेकर सभी प्रकार के फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में आपको डिटेल में आपको ज्ञान मिलेगा। तो लगातार इस 10 दिन तक आप हमसे जुड़े रहे। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी, अध्यापक या फिर कोई भी व्यक्ति, सबके लिए हमारा ये कार्यक्रम ओपन है, फ्री ऑफ चार्ज है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयर आए, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आए और लोग ज्यादा से ज्यादा इस एजुकेशन को प्राप्त करें। इस उम्दा हेतु से हमने इस 10 दिन का ऑनलाइन नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन डिजाइन किया है और आज आपके समक्ष हम इसे प्रस्तुत करते हुए आनंद व्यक्त करते हैं। तो चलो हम हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर सर को कि वह प्रासंगिक प्रवचन के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर सर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लिलिया प्रिंसिपल। हम उच्च शिक्षण कमिश्नर कचहरी और हमारे माननीय कमिश्नर साहब और माननीय जॉइंट कमिश्नर साहब श्री नारायण माधु साहब की प्रेरणा और हमारी ऑफिस के और हमारी कॉलेज आज कोई नया प्रोग्राम ला रही है, उसका मुझे बहुत आनंद है। ये कार्यक्रम SSIP और इनोवेशन क्लब की तरह तहत है, ऑनलाइन कार्यक्रम है और 10 दिन का है। उसकी आपको जानकारी मिलेगी और बेसिक फाइनेंस क्या मार्केट है, करियर और फाइनेंस मार्केट क्या है, उसमें स्टूडेंट और जो जुड़े हुए लोग हैं उसको कौन सा बेनिफिट होने वाला है, ऐसी कई बातें लेकर हमारा ये कार्यक्रम आ रहा है। म्यूचुअल फंड है, यूनाइटेड मार्केट है, ये सब अभी नया ज़माना है। तो नया ज़माने में पैसों की किसको ज़रूरत नहीं होती, तो पैसे के लिए या तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारे देशवासियों की मजबूत हो, ऐसा कार्यक्रम हमने करने के लिए महेश गठिया सर हमारे कोऑर्डिनेटर SSIP और इनोवेशन क्लब के हैं और कोऑर्डिनेटर हमारे पोड़ेदरा साहब हैं और हमारे केतन भाई कानपरिया और पूरे स्टाफ ने मन लगा के ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसकी मुझे खुशी भी है और मेरे कॉलेज परिवार को मैं शुभेच्छा देता हूँ। फिर से मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे अधिकारीगण, उच्च शिक्षण कमिश्नर कचहरी के हमारे सब मान्यवर, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सुनने वाले सभी और भाग लेने वाले सभी मित्रों को भी मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू राजेंद्र सिंह राठौर सर। अब हम हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस 10 दिन के नेशनल वर्कशॉप के मुख्य ट्रेनर श्री अरुण चौबे सर को कि वो स्टेज को संभाले और अपने खुद के बारे में और हमारे इस 10 दिन के ऑनलाइन नेशनल वर्कशॉप के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, ताकि हम सब हमारे इस नेशनल सेमिनार के बारे में कुछ जान सके। मैं स्वागत करता हूँ अरुण चौबे सर को कि वो यहाँ पर आए और अपना वक्तव्य दे। अरुण चौबे। Thank you so much for providing this opportunity to me. मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 10 दिन आपके स्टूडेंट मुझको दे रहे हैं उसमें से वो मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। मैं खास धन्यवाद करना चाहूंगा आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, ऑनरेबल मिस्टर नारायण माधव सर,
जॉइंट कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गांधीनगर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके ही गाइडेंस के थ्रू ये प्रोग्राम हो पाया है। आपने ये एक विजनरी मिशन लिया था कि हम लोग इस तरह के एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन का सिस्टम है, उससे उभर करके हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें और कुछ अच्छा करें। तो आपसे इंस्पायर होकर के हम लोगों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ये इनिशिएटिव के लिए मैं सबसे पहले तो कॉलेज को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करने के बारे में सोचा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लीडिया, जिसके थ्रू ये प्रोग्राम संभव हो पाया है। ये जो प्रोग्राम है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एसएसआईपी एंड इनोवेशन क्लब ऑनलाइन 10 डेज नेशनल वर्कशॉप ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये ऑर्गेनाइज किया है आजादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ आजादी अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में। और हम इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रीफ में आपको आइडिया दूं, उसके पहले मैं कुछ जो मेन सूत्रधार हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो प्रिंसिपल है इस कॉलेज के, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, उनको मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्लान के बारे में सुना, समझा और इसको ग्रीन सिग्नल दिया कि नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे स्टूडेंट का कुछ बेनिफिट होगा। और उन्होंने खास सिर्फ ये अपने कॉलेज के लिए ना रख करके इसको एज अ होल रखा कि पूरे दुनिया से सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और जो फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज है सब लोग ले। इसके लिए मैं उनको खास धन्यवाद देना चाहूंगा। ये प्रोग्राम को बनाने में मेरी हेल्प यहाँ के 2 प्रोफेसर ने की है, डॉक्टर महेश घड़िया, कोऑर्डिनेटर एसएसआईपी इनोवेशन क्लब, जो प्रोफेसर भी इस कॉलेज के। उसके अलावा प्रोफेसर सुभाष ओडेदरा, जो कोऑर्डिनेटर हैं एसएसआईपी इनोवेशन क्लब के, और वो प्रोफेसर भी हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मिलकर के इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाने के लिए कोशिश की है, और हम कोशिश करेंगे कि इससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। आई एम अरुण चौबे। आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 16 years in equity, commodity, currency, mutual fund, life insurance and loan product. I have done MBA. After completion of my MBA, I have joined Kotak Security. I work with Kotak Security as an executive. मैंने एग्जीक्यूटिव की तरह कोटक सिक्योरिटीज में ज्वाइनिंग की थी, वो मेरे कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद मैंने कोटक सिक्योरिटीज में काम किया, फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम है रेलीगेयर। आई वर्क विद रेलीगेयर एज अ सेल्स इंचार्ज। फिर उसके बाद में इंडियन प्राइम कंपनी है, जहाँ पे मैं एज अ ब्रांच मैनेजर वर्क करता था, जिसमें स्टार्टिंग में मैं भावनगर ब्रांच, अमरेली ब्रांच देखता था। फिर मेरा ट्रांसफर हुआ वहां से भुज की तरफ, यानी सौराष्ट्र और कच्छ का पार्ट मेरा मेन रहा है, उसके अंदर मेरी कर्म भूमि रही है। फिर मैंने कार्वी फॉरेक्स ज्वाइन किया, जिसके अंदर मैं कार्वी के अंदर वर्क किया, जहाँ पे मैं फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डील करता था एज अ रीजनल हेड, जहाँ पे मुझको गुजरात, राजस्थान और एमपी, ये 3 स्टेट देखने होते थे एज अ रीजनल हेड। और वहां से मैंने काफी कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की जो रीनॉन है, टाटा ग्रुप। टाटा के अंदर मैं वहां पे काम करता था, टाटा में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज वर्टिकल में, जहाँ पे शेयर्स के अगेंस्ट में लोन दिया जाता है। तो ये मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आई एम ऑल्सो वर्किंग एज एन एम्पैनल ट्रेनर विथ एनआईएसएम। तो मैं एनआईएसएम के लिए काम करता हूँ, जहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड और एसआरएम, ये अलग अलग मॉड्यूल्स है जिसके लिए मैं वर्क करता हूँ। आई वर्क एज एम्पैनल ट्रेनर। तो मेरे काफी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। जो लोग इस सर्टिफिकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं ट्रेन करता हूँ। इसके अलावा आई एम ऑल्सो वर्क विद सेबी एज अ सेबी स्मार्ट सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर। तो सेबी के लिए भी मैं वर्क करता हूँ, जहाँ पे मैं सेबी के लिए इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज करता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो काफी प्रोग्राम्स भी मैंने इसमें कवर किए हैं। अगर आपको भी फ्यूचर में कोई इस तरह का प्रोग्राम करना हो ऑन बिहाफ ऑफ सेबी, तो भी मैं इस चीज के लिए वर्क करने को रेडी हूँ। अब आते हैं हम लोग आज के प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, ये प्रोग्राम स्टार्ट कर उसके पहले मैं कुछ और सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में बता दूं। तो मैंने काफी बीच में जो कोविड का टाइम था उसको यूटिलाइज किया, काफी सर्टिफिकेट्स कोर्स मैंने किए। उसमें से कुछ सर्टिफिकेट कोर्स जो मुझको बहुत काम आए, उसमें से एक है बिहेवियरल फाइनेंस, कि आदमी किस तरह से बिहेव करता है फाइनेंस को लेके, वो मैंने एक सीखा। तो मेरे जो अलग अलग मॉड्यूल्स हम देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं मैं बिहेवियरल फाइनेंस के भी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहूंगा। फिर मैंने एक सीखा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, जो एसएसआईटी का प्रोजेक्ट देख रहे हो उसके अंदर जो बताया गया वही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी है, जिसके अंदर हमने देखा कि एक एंटरप्रेन्योर को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो बिहेवियरल फाइनेंस और एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, ये एक 2 सब्जेक्ट थे जो मेरे फेवरेट रहे।
उसके अलावा लॉकडाउन का जो टाइम था, कोविड का टाइम था, उस टाइम में मैंने कम से कम 13 डिफरेंट कोर्सेज किया। वो 13 कोर्सेज के अंदर मैंने करीब करीब 2.5 लाख का खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। मैं एक्सपेंस नहीं गिनता उसको, इन्वेस्टमेंट इसलिए गिनता हूँ कि वो जो मैंने सीखा है उसके बाद मैंने गोल्डन ट्राइंगल डेवलप किया, लर्न डू एंड टीच। मतलब जो भी सीखा है उसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें से अगर कुछ मुझको ऐसा सीखने मिला तो मैं उसको अभी सिखाने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने काफी कुछ अलग अलग मॉड्यूल्स डिजाइन किए कि जिससे लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नॉलेज ले सके। तो ये जो 10 डेज का वर्कशॉप है, इसके अंदर मैंने मैक्सिमम ये ट्राई किया है कि मेरे सारे नॉलेज को मैं पिरो करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, कि जिससे वो उसका बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। तो ये कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं है, ये सर्टिफिकेशन की जगह पे ये ऐसा कोर्स है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो वर्कशॉप है, ये प्रेजेंटेशन मॉड्यूल से अलग हट करके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर मैक्सिमम इसमें आपको एग्जांपल्स दिखेंगे, कि जिससे आप रियल लाइफ में इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे हम जो 10 डेज का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 10 डेज के प्रोग्राम के अंदर हम लोग अलग अलग दिन अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में। ये 6 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज के दिन से वो स्टार्ट हो रहा है। तो आज के दिन में मैं कवर करूंगा बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जिसमें सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स जो आप सुनते होंगे बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में आपको अच्छा फोकस करके बताऊंगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो भी मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। जब ये प्रोग्राम आप कंप्लीट करोगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। बट कंडीशन यही है कि इसमें मैं जो भी टास्क दे रहा हूँ, जो भी एक्टिविटी दे रहा हूँ, वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना है। तो पहला दिन मैं कवर करूंगा बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। उसमें बहुत सारे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, उन सब के बारे में ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद मैं लेके आऊंगा आपको सेकंड डे में, जो हम कल करने वाले हैं 7 मार्च को। तो 7 मार्च के अंदर हम लोग का टॉपिक होगा करियर इन फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपको करियर बनाना है तो उस केस में कौन सी अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर अवेलेबल है, उसके लिए कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे, और ये कोर्सेज करने का अलग अलग वे कौन सा है, कितने शॉर्ट टर्म कोर्स है, कितने लॉन्ग टर्म कोर्स है, उसमें कौन सी पोजीशन मिल सकती है और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। अपार्ट फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर खुद का कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी और के लिए क्यों काम करूं, मैं खुद के लिए क्यों ना करूं, तो उस केस में उसके अंदर भी बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर थर्ड डे 8 मार्च को हम लोग का टॉपिक होगा टॉप 15 मिस्टेक्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। जनरली मैं अपने 16 साल के करियर में मैंने देखा हुआ बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, कितनी मिस्टेक तो मैंने खुद भी की है। तो मैं उसको सम अप करके आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि जिसके थ्रू आपको दूसरे के गलतियों से सीखने का मौका मिले। ऐसा जरूरी नहीं कि सारी गलती आप खुद करके देखो, क्योंकि अगर आप सारी गलती खुद करके और फिर सीखना चाहोगे तो पूरी जिंदगी भी आपको कम पड़ेगी। अगर आप दूसरे के मिस्टेक से अगर सीखते हो तो आपका बेनिफिट ये है कि आपके उतने साल बच जाएंगे। तो अगर आप ये प्रोग्राम को अटेंड करते हैं जिसके अंदर मैं 15 मिस्टेक्स कवर कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ 15 मिस्टेक्स नहीं है, वो मिस्टेक्स के पीछे रूट कॉज कौन सा है उसके ऊपर भी मैंने फोकस किया है कि ये 7 डिफरेंट रूट कॉज कौन से रहते हैं जिसके कारण लोग मिस्टेक्स करते हैं या जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए 3 स्टेप का मैंने फॉर्मूला कवर किया है। तो ये खास करके जो 8 का ये आपका मॉड्यूल है, उसको आप मत भूलिएगा। इसके अंदर टॉप 15 मिस्टेक्स के अंदर मैंने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है, कि जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको ऐसे लगेंगे कि जो आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। फिर 9th के दिन के अंदर हम लोग 9th मार्च को टॉप 10 मनी मैटर्स, मनी मंत्रास फॉर टीन्स, मतलब जो मनी मंत्र हम बोलते हैं कि गोल्डन रूल आप बोल सकते हो, कि जिसके थ्रू आप पैसों को लेकर के अलग अलग जो लोगों के दिमाग में बायस होती है, या पैसों को लेकर के लोगों के दिमाग में जो सोच होती है और पैसों को लेकर के किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए, उसके बारे में मैंने काफी कुछ इसमें कवर किया है। तो जब आप ये मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं 10 मनी मंत्रास में, तो आपको बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा। कि और स्पेसिफिक जो लोग टीन एज में आ रहे हैं, मतलब जिनकी एज अभी कम है, उनके पास तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। तो ये अगर आपने इसको अभी से सीख लिया तो आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आगे जाकर के आपको ये जैसे हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा था मिस्टेक्स थे, तो वैसे ही हम लोग कुछ अपने रूल्स और प्रिंसिपल बना सकते हैं, जिसके थ्रू आगे जाके हमको कितने डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो यहाँ पे हम वो कवर करेंगे। फिर हम लोग 10th के दिन को 10 मार्च के दिन हम कवर करेंगे व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। मतलब यहाँ पे पूरा फोकस मेरा होगा
प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड, प्राइमरी मार्केट में आपने आईपीओ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और हर साल बहुत सारे आईपीओ आते भी हैं। तो आईपीओ को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी होती है, आईपीओ कितने टाइप के होते हैं, उसकी प्राइसिंग कैसे होती है, उसके अंदर जो प्लस माइनस की मूवमेंट होती है जब वो लिस्टिंग होता है तो लिस्टिंग तक की प्रोसेस क्या होती है, ये आईपीओ को एक बिजनेस आइडिया से लेकर के वो पब्लिक तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, कौन उसमें इंटरमीडियरी है, कौन ये पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, उसके अलावा अंडर राइटर्स कौन होते हैं, कौन क्या काम करता है। मतलब इसमें बहुत सारे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर से लेकर के डिपॉजिटरी से लेके बहुत सारे टर्म्स आपको देखने मिलेंगे जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो मनी मार्केट एज अ होल बहुत बड़ा मार्केट है जिसके अंदर जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पास जा रही है दैट इज कॉल्ड अ मनी मार्केट, सॉरी प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में वो फर्स्ट टाइम जा रही है तो आईपीओ होगा, और अगर वो सेकंड टाइम जा रही है मतलब फर्स्ट टाइम के अलावा बाकी जब भी जाएगी तो एफपीओ बोलते हैं उसको हम, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये मैंने आपको एकदम ब्रीफ में बताया प्राइमरी मार्केट के बारे में, इसको हम एकदम एक्सपांड करेंगे और इस तरह से सिखाएंगे कि आपको आईपीओ के बारे में काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा। आईपीओ में किस तरह से कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, कंपनी में क्या क्या देखना चाहिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस को कैसे रीड करना है, प्रोस्पेक्टस में से कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी जो हमारे लिए बहुत ही काम की है, वो पॉइंट यहाँ पे मैं कवर करूंगा। फिर नेक्स्ट आएंगे अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटीज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज मार्केट में जो सेकेंडरी मार्केट, पहला मैंने पार्ट कवर किया था प्राइमरी, सेकंड में आएगा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के साथ में कनेक्ट होती है, फिर जब एक बार इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद में वो जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसके साथ में जो दूसरा इन्वेस्टर्स है मतलब उसको बेचना है, तो दूसरा कोई ऐसा इन्वेस्टर जो बाय करना चाहता है, उन दोनों को जो कनेक्ट करता है मार्केट, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में कौन से इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर ब्रोकर का रोल क्या होता है, उसके अंदर आप कैसे एंट्री दे सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, कौन से डिफरेंट टाइप के अकाउंट ओपन करने होते हैं। जैसे अगर आप सेकेंडरी मार्केट में काम करना चाहते हो तो आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इस तरह के डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हैं जो आप ओपन कर सकते हो, और उसके बाद में आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ दे करके अगर आप डेरिवेटिव में भी काम करना चाहते हो तो आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक जिससे आपको मैं अवगत कराऊंगा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, स्पेसिफिकली सेकेंडरी मार्केट में जो 11 तारीख को हम लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे दैट मीन्स 12 मार्च को जो मेरा प्रोग्राम होगा वो स्पेसिफिक इसके रिलेटेड होगा म्यूचुअल फंड से, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको म्यूचुअल फंड का जीरो नॉलेज है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि वो कैसे पूल ऑफ मनी को फंड मैनेजर उसको कैसे इन्वेस्ट करता है, उसके पास कौन से ऑप्शन है, डेट मार्केट क्या है, इक्विटी मार्केट क्या है और हाइब्रिड क्या है, या सेबी ने इसको अलग अलग जो 5 डिफरेंट वे में डाइवर्सिफाइड किया कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज अभी है मार्केट के अंदर। तो वो 5 कैटेगरीज कौन सी है, जैसे इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। इस तरह की 5 डिफरेंट कैटेगरीज में सेबी ने उसको डिफाइन कर दिया है। तो वो कैटेगरीज क्या है, उस कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज कौन सी है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड और म्यूचुअल फंड का यूज करके आप अपना वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स जो आपने सुने होंगे वो आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। और ये स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, आपकी एज जो भी है, अगर आपको अपने पैसे को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है और उसको प्रॉपर वे में इस तरह से डिप्लॉय करना है कि वो ग्रो हो। एक होता है सेविंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। अगर आपको प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट का आपके बारे में आपको आइडिया इतना नहीं है डीप में, तो आप म्यूचुअल फंड का यूज करके कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में 13th का हमारा जो डे होगा वो स्पेसिफिक रिस्की अफेयर्स के लिए होगा, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव आपको सुनते ही ऐसा कितनी बार डर लगता होगा कि डेरिवेटिव्स क्या है, या बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दी होगी। इवन वॉरेन बफेट का भी एक स्टेटमेंट है कि डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट फॉर मास डिस्ट्रक्शन, मतलब सब कुछ खत्म कर सकता है वैसा प्रोडक्ट है। अगर आपके पास डेरिवेटिव का नॉलेज नहीं है तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसमें मत काम कीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, उस दिन के प्रोग्राम में आइए, मैं आपको पूरा डेरिवेटिव्स के बारे में सिखाऊंगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव। लाइक डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, वहां से लेकर के उसके कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। फिर उसके बारे में फॉरवर्ड के कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, फ्यूचर के कुछ एग्जांपल्स। फिर ऑप्शंस में ऑप्शंस कौन से टाइप के होते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगा।
और फिर स्वैप के बारे में, मतलब काफी कुछ इसको है। डेरिवेटिव्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं वहां पे कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। जिसको डेरिवेटिव का कुछ नहीं पता है वो अगर इसको ज्वाइन करेगा तो एटलीस्ट उसको इतना इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि वो डेरिवेटिव्स के जो टर्म्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं, उसको वो देख करके समझ सके कि क्या है। और अगर उतना भी आ गया तो समझो आप बहुत अच्छे स्टेज में होंगे कि डेरिवेटिव्स को सीखने वाले बहुत कम लोग हैं, या जिसको उसके बारे में नॉलेज ऐसे बहुत कम लोग हैं। फिर आते हैं हम लोग आगे। सेकेंड लास्ट डे हम लोग का होगा 14 मार्च को। 14 मार्च को हम लोग ऑप्शंस, जैसे डेरिवेटिव्स मैंने 4 प्रोडक्ट बताए थे, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। तो जो ऑप्शंस वाला है उसको मैं और डिटेल में लेके जाऊंगा। इसके अंदर ऑप्शंस में जो 2 टाइप के ऑप्शंस बताए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। फिर वो कॉल ऑप्शन के अंदर कॉल ऑप्शन बायर कौन होता है, कॉल ऑप्शन सेलर कौन होता है, कॉल होल्डर किसको बोलते हैं, कॉल राइटर किसको बोलते हैं, पुट ऑप्शन बायर कौन होता है, पुट ऑप्शन सेलर कौन होता है, पुट ऑप्शन होल्डर कौन है, पुट ऑप्शन राइटर कौन है, और वो चारों के प्रॉफिट एंड लॉस क्या क्या होते हैं, और उसका एप्लीकेशन किस तरह से यूज कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कमोडिटी में कैसे यूज कर सकते हैं, करेंसी में कैसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट को मैं, मतलब उसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग वे में आपके साथ प्रेजेंट करूंगा, कि जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑप्शंस को किस तरह से डिकोड किया जा सकता है, ऑप्शंस को किस तरह से यूज किया जा सकता है। और ऑप्शंस को अगर सही में यूज करो तो ये दैट इज वन ऑफ द बेस्ट हेजिंग टूल। बट क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं कवर करूंगा कि आपको ऑप्शंस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल सके। और सबसे लास्ट में जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं दैट इज गोल सेटिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ये पार्ट हमारा यहाँ पे एक्चुअली देखे तो लास्ट पार्ट है, बट लास्ट बट नॉट द लिस्ट। यानी यहाँ पे के बाद आपकी जर्नी एक्चुअल रियल लाइफ में स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपके बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर आपके गोल को सेट करने के हिसाब से आपको पूरा एक टेम्पलेट जैसा बना के दूंगा, जिसके अंदर आप आपका विजन स्टार्ट कर सकते हैं, मिशन सेट कर सकते हैं। फिर किस तरह से अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पे जाना है तो किस तरह से आपके डेट को रिड्यूस करना है, किस तरह से आप अपने फंड को प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, और किस तरह से पेशेंस रख करके आप अपने फंड को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया। ये समझो मैंने आपको गुलाब जामुन के बारे में बताया कि ब्लैक कलर का होता है, अंदर रस होता है, मीठा लगेगा। बट जब तक आप आकर के उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा गुलाब जामुन कैसा होता है। द सेम वे, अगर आप ये सारे के सारे प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो ही आपको समझ में आएगा कि ये कैसी चीज है। आज के टाइम में आप कुछ भी नहीं करना चाहे प्रॉब्लम नहीं, बट आप सीख करके फिर ना करें। मेरा क्या मतलब है कहने का, कि आपको आता है और आप नहीं करना चाहते क्योंकि ये आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, बट क्योंकि आप सीख ही नहीं रहे इसलिए नहीं कर रहे, तो दैट इज रॉन्ग। तो आपके पास ये मौका है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने मिल रहा है, तो आपको करना चाहिए। और फिर से मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। फिर से मैं इस प्रोग्राम को हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर महेश एस गढ़िया को, कि आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करें, फिर हम लोग डे 1 का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बार इस कॉलेज को थैंक यू मेरे बॉटम ऑफ माय हार्ट से, क्योंकि उन्होंने एक बार मौका दिया, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दीदिया ने, कि मैं अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूं और मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट पूरी दुनिया ले सके। तो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। और आपको ये प्रोग्राम का बेनिफिट लेना है तो कंटिन्यूस बेसिस पे आप ये प्रोग्राम को अटेंड करें। और कहीं पे भी आपको लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स होगा, वहां पे आप टाइप कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। कहीं पे भी आपको मेरी रिक्वायरमेंट आती है तो आई एम ऑलवेज रेडी। अगर आप इस कॉलेज के नहीं है, किसी और कॉलेज के या किसी और फैकल्टी के हैं, तो उस केस में भी आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस कॉलेज, क्योंकि सर ने हमको जो बताया था, प्रिंसिपल सर ने, कि हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है वो जो सिर्फ एक कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं रहे, वो कोई भी कॉलेज का बच्चा कर सके। और दूसरा कि ये जो नॉलेज है वो दैट इज नॉट लिमिटेड टू स्टूडेंट ओनली। तो कोई भी आदमी, कोई भी औरत जिसको ऐसा लगता है कि वो अपने पैसे को मैनेज करना चाहता है या पैसे को कमाना चाहता है, तो वो इसका यूज कर सकता है। तो यहाँ पे मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ और यहाँ पे मैं हैंड ओवर करता हूँ इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर महेश, डॉक्टर महेश गढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू अरुण चौबे सर। आपने बहुत ही सरल ढंग से हमारे इस 10 दिन के नेशनल वर्कशॉप के बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए हम हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट ऑनरेबल नारायण माधो सर को, कि वो इस कार्यक्रम के बारे में हमें मार्गदर्शित करें, अपने विचार हमें रखे और हमें प्रेरणा दे। नारायण माधो सर।
આજના ફાઇનાન્શિયલ એજ્યુકેશન અવેરનેસ વર્કશોપમાં ઉપસ્થિત કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી રાઠોડ સાહેબ, બંને કોઓર્ડિનેટરશ્રીઓ, પ્રોફેસરશ્રીઓ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌ પ્રથમ તો લીલિયા કોલેજને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આવા મહત્ત્વના વિષય ઉપર એમણે સેમિનાર ગોઠવ્યો છે. આ વિષય ખૂબ જ અગત્યનો છે. ધ નેશનલ સેન્ટર ફોર ફાઇનાન્શિયલ એજ્યુકેશને એક 2019માં સર્વે કર્યો હતો અને એમણે કીધું કે માત્ર 27% ભારતીયો જ ફાઇનાન્શિયલી લિટરેટ છે. આપણી જે બ્રિક્સ કન્ટ્રી છે, બ્રાઝિલ, રશિયા, ચાઇના, ઇન્ડિયા, એમાં માત્ર ભારત જ સૌથી ફાઇનાન્શિયલ લિટરસીમાં લોએસ્ટ છે. આપણે ત્યાં એવું કીધું છે કે પૈસાથી બધું ખરીદી શકાતું નથી અને પૈસાથી સુખ પણ નથી ખરીદી શકાતું, પણ સુખ કેવી રીતે મેળવવું એ માટેના સેમિનાર કે શિબિરમાં ભાગ લેવા માટે પણ પૈસાની જરૂર પડે છે. આપણે ત્યાં મોટે ભાગે માણસ જ્યારે લગ્ન થાય અને પછી પત્નીને ગિફ્ટ આપવાની હોય, ઘર ખરીદવાનું હોય કે બાળકોનું ભણતર હોય, એનો જ્યારે પૈસાની જરૂર પડે છે ત્યારે એને પૈસાનું મહત્ત્વ સમજાય છે અને ત્યારે ઘણું મોડું પણ થઈ ગયું હોય છે. એટલે ફાઇનાન્શિયલ એજ્યુકેશન, ઇન્વેસ્ટિંગ એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. ફાઇનાન્શિયલ એજ્યુકેશનમાં પૈસા કેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરવા, ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવા, ક્યાં ન કરવા, સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ કેવી રીતે કરવું, એ બધી બાબતો ખૂબ જ ભાગ ભજવે છે. માણસ જેટલો જલ્દી જાગી જાય ફાઇનાન્શિયલ ઇન્વેસ્ટિંગમાં, એટલા એના માટે ખૂબ જ ફાયદો છે. કારણ કે જેટલા તમે જલ્દીથી લાંબા સમય માટે રોકાણ કરશો એટલો ફાયદો થશે. આઇન્સ્ટાઈને એવું કીધું છે કે કમ્પાઉન્ડિંગ ઇઝ ધ 8th વન્ડર ઓફ ધ વર્લ્ડ. ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ એ 8મી અજાયબી છે. તો તમે જેટલા તમારી વિદ્યાર્થી અવસ્થામાંથી થોડા તમને જે પોકેટ મની છે એમાંથી માણસે ઇન્વેસ્ટ કરતાં શીખવું જોઈએ. ઇન્વેસ્ટિંગ તમે આજે શરૂ કરશો, તમે દર મહિને 100 રૂપિયા કે દર મહિને 500 રૂપિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકો, તો આવનારા 20-25 વર્ષમાં એક કરોડો રૂપિયા સુધીનું એની એક મોટું કોર્પસ ફંડ ઊભું થઈ જાય છે. પૈસા કેવી રીતે કામ કરે છે, કમ્પાઉન્ડિંગ કેવી રીતે થાય છે, એ ખૂબ જ સમજવાની જરૂર છે. ઇન્વેસ્ટિંગ એવી વસ્તુ છે કે તમારે એવું કહેવાય છે કે પક્ષીએ બધા ઈંડા એક જ બાસ્કેટના ન મૂકવા જોઈએ. એટલે ઇન્વેસ્ટિંગ એક જગ્યાએ ના કરવું જોઈએ. ઇન્વેસ્ટિંગના ઘણા બધા પ્રકારો છે. પ્રોપર્ટી, શેર બજાર, ગોલ્ડ, આ બધા એ સિવાયના પણ ઘણા બધા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. પણ એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પ્રત્યે જાગૃત થઈ એને સમજી અને માણસે પોતાની જે આવક છે એમાંથી 30% અત્યારથી બચત કરવી જોઈએ. એટલે તમે ઓછામાં ઓછી તમને જે પોકેટ મની છે એમાંથી 30% બચત કરવાની શરૂ કરો અને જેમ જેમ તમારું ફાઇનાન્શિયલ આવક વધતી જાય એમ એનો વધારો કરતા જાઓ, તો આવનારા 20-25 વર્ષે તમને એક મોટું ફંડ તમારા માટે ઉપલબ્ધ થઈ જશે અને તમારે કોઈની પાસે પૈસા માંગવાની જરૂર નહીં પડે. દાખલા તરીકે કેટલાક લોકો થોડાક જ્યારે નોકરી મળે છે તરત જ ઘર લઈ લે છે. તો મકાન છે એ ડેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એમાંથી કોઈ આવક થતી નથી. તો આ વસ્તુઓ પણ શીખવાની જરૂર છે. ગોલ્ડ એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, ઇક્વિટીમાં છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે. આજે આપણો જે નિફ્ટી છે એ 18,000 સુધી પહોંચ્યો છે. એવી છે કે આપણો જે સેન્સેક્સ છે એ 1 લાખ સુધી જાય એવી સંભાવના છે. કારણ કે હિન્દુસ્તાન હવે ખૂબ પ્રગતિ કરવાનું છે અને આપણે એ જે ભારતની આવનારી પ્રગતિમાં પણ જો આપણે હિસ્સા બનવું હોય તો આ સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટર બનવાની જરૂર છે. અને સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ થકી માત્ર તમારું તો કલ્યાણ થશે જ, પણ તમારા કુટુંબનું પણ કલ્યાણ થશે. અને મોટે ભાગે માણસો 25-30 વર્ષ પછી ઇન્વેસ્ટિંગ કરતા થઈ જાય છે. તમે 18, 17, 16 વર્ષની ઇન્વેસ્ટિંગ કરશો તો તમને ખૂબ જ ફાયદો થશે. તો આશા છે કે આ સેમિનાર થકી આપ સારા ઇન્વેસ્ટર બનશો, સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટર બનશો અને ગુજરાતને સેલ્ફ રિલાયન્ટ, પોતાના ફેમિલીને પણ સેલ્ફ રિલાયન્ટ બનવામાં ખૂબ મહત્ત્વનું યોગદાન આપશો એવી અપેક્ષા છે. ફરીથી કોલેજને ધન્યવાદ આપું છું આ સરસ મજાના સેમિનાર માટે. અસ્તુ, ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત. थैंक यू सो मच नारायण माधव सर. आपने अपने बिजी शेड्यूल से भी समय निकालकर
इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें प्रेरणा देने के लिए आप उपस्थित हुए। आपने अपने उच्चतम प्रेरणादायी वचन हमें कहे, उसके लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। समग्र कॉलेज आपका आभार व्यक्त करती है और भविष्य में भी आप हमारे इस कार्य को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहे और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे। ऐसी अभ्यर्थना के साथ हम हमारे इस इनॉग्रेशन वाले प्रोग्राम को पूर्णाहुति करते हैं और उसके बाद हम हमारा जो आज का पहला सेशन है, डे 1 का जो पहला सेशन है, उसकी हम विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस 10 दिन के नेशनल वर्कशॉप के मुख्य ट्रेनर अरुण चौबे सर का, कि वो आज के इस फर्स्ट दिन के फर्स्ट सेशन की शुरुआत करें, विधिवत रूप से शुरुआत करें। आज का जो पहले दिन का फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक सिक्योरिटी मार्केट्स। तो मैं ये प्लेटफॉर्म, ये स्टेज अरुण चौबे सर को हैंडओवर करना चाहूंगा। अरुण सर, आप इस पहले दिन के पहले टॉपिक के बारे में हमें डीपली समझाने का कष्ट करें। अरुण चौबे सर। वेलकम टू डे 1 ऑन 6 मार्च 2022। आज से आप लोग की जर्नी स्टार्ट हो रही है। होपफुली आप एकदम रेडी है इस जर्नी के लिए। दिस इज online 10 days national workshop on financial education. This is organized by Government Arts and Commerce College, Lilia. This is an SSIP and innovative club initiative. और इसके लिए मैं धन्यवाद फिर से एक बार कहना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ का, जो प्रिंसिपल है GACCL लिलिया के। उसके अलावा डॉक्टर महेश गड़िया का, जो कोऑर्डिनेटर है SSIP एंड इनोवेटिव GACC लिलिया के, और डॉक्टर सुभाष ओडेदरा, जो कोऑर्डिनेटर हैं SSIP इनोवेशन GACC लिलिया के। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अरुण चौबे। ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। हम लोग स्टार्ट करने वाले आज से इस दिन का प्रोग्राम। ये जो वर्कशॉप है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये पूरा 10 डेज का प्रोग्राम है। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वहां से स्टार्ट होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है तो दिस इज बैक टू बेसिक्स, यानी फिर से हम लोग एक बार बेसिक को ब्रश अप कर रहे हैं। द प्रोग्राम नेम इज बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। आज के दिन में हम सीखने वाले हैं कि पूरा स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है, टर्मिनोलॉजीज यूज होता है। हो सकता है बहुत सारा आपको एकदम बेसिक लगेगा, बट जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी, इसके बारे में नॉलेज होना। तो मैं पहले तो आप लोग का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने इतना समय निकाला। आज के टाइम में आप चाहे तो दूसरा बहुत कुछ कर सकते थे, बट आपने जो आज के दिन के लिए 1 घंटे का समय निकाला है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रोग्राम के थ्रू आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल सके इस मार्केट की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझको 16 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इस मार्केट में, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर सेबी फॉर वर्किंग एज अ स्मार्ट सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर, और आई एम ऑल्सो वर्किंग विद NISM एज एम्पैनल ट्रेनर। तो NISM और सेबी के लिए मैं वर्क करता हूँ, जो फाइनेंशियल मार्केट में इंडिया के हिसाब से देखें तो जो टॉप मोस्ट एजुकेशनल विंग है सेबी का, दैट इज NISM, उसके लिए मैं वर्क करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं फिर से एक बार थैंक यू कहता हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉलेज दिल्लिया को, कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू सर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे दूं। हो सके तो आप वाटर बॉटल अपने पास में लेके बैठे, क्योंकि विदाउट डिस्ट्रक्शंस अगर आप ये पूरे प्रोग्राम को अटेंड करेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। उसके अलावा हो सके तो पेन पेपर रेडी रखें, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो आप सीख सकें। और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इस तरह का नहीं कि सिर्फ आपको सुनना है। ये प्रोग्राम, दिस इज अ वर्कशॉप का मतलब मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, यू हैव टू डू। आपको बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, और खुद करके आदमी ज्यादा अच्छी तरह सीख सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जो नॉर्मल आप सेमिनार या वेबिनार अटेंड करते हैं इससे ये बिल्कुल अलग होगा। इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा होंगे। दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट कोर्स। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसको करने के बाद में ये 10 डेज का अगर आपने प्रोग्राम परफेक्टली कंप्लीट किया तो वो आप टॉप के जो 15% लोग होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के नॉलेज वाले, उसमें आप आ सकते हैं। यस,
आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, क्योंकि इंडिया का एक सर्वे के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 75 पीपल ऐसे हैं कि जिनको फाइनेंशियल मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं, मतलब बहुत ही कम नॉलेज है, और जिसके कारण वो बहुत ही गलत डिसीजन फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड लेते हैं। तो ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, दैट इज बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव नोटिस फॉर रिस्क आपको दे रहा हूँ। मतलब ये रिस्क इसलिए कि ये जो प्रोग्राम कंप्लीट होगा उसके रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार, या आप बोल सकते हैं कि एक टाइप का ये रिकॉर्डेड वीडियो शायद आप देख रहे होंगे, बट जब मैंने किया था तब ये लाइव था, जिसके अंदर मेरा मेन पर्पज जस्ट टू प्रोवाइड एन एजुकेशन, मैंने इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं किया है। उसके अलावा इसमें मैंने काफी कुछ इन्फॉर्मेशन ये प्रोग्राम में मैं शेयर करने वाला हूँ, जिसका मेरा सिर्फ मोटिव यही रहेगा कि आप इसको और अच्छी तरह से समझे, फाइनेंशियल मार्केट में आप वेल एजुकेटेड रहे, उसके बारे में अच्छा नॉलेज लें। मैं कहीं पे भी किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, तो मेरा कहीं पे भी ये मोटिव नहीं होगा कि मैं किसी भी कंपनी के लिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करूं, बट मेरा हमेशा ये मोटिव रहेगा कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊं कि जिससे आप लाइफ लॉन्ग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको। अच्छा, कितनी बार ऐसा होगा, जनरली मैं अवॉइड करता हूँ किसी भी कंपनी का नाम लेना, किसी भी ब्रोकिंग हाउस का नाम लेना, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड, बट कभी कभी भूल से, क्योंकि हम लोग इतने सारे टाइम से इस फील्ड में तो निकल जाता है, तो अभी से मैं सॉरी उसके लिए बोल दे रहा हूँ। और उसके अलावा कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर ले रहे हैं तो सिर्फ इसके बेस पे, ये वेबिनार के बेस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लिएगा। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनको कांटेक्ट करना बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन। कुछ भी आप डिसीजन लेने के पहले उनको एक बार संपर्क जरूर कर लें। हम कितने पास्ट परफॉर्मेंस का डिस्कशन करेंगे, बट जो पुराना परफॉर्मेंस है या पुराना जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में भी होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। तो देर आर सर्टेन मार्केट रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद दिस मार्केट। तो ये भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे रिस्क को समझे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर आप 1.5 आवर के लिए फ्री है तो आपको ये नॉलेज लेना चाहिए, और मैं मेरे एंड से बेस्ट नॉलेज देने का ट्राई करूंगा। जो मेरे 16 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके सामने मैं निचोड़ के रख दूंगा, बट कंडीशन ये है कि आपको उसको यूटिलाइज करना है। जब तक आप रेडी नहीं होंगे तब तक इसका कोई बेनिफिट नहीं। ये वैसे ही नॉर्मल जो एक वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, वैसे एक वीडियो देख करके आप खत्म कर देंगे, बट अगर आपको सही में इसको यूज करना है तो प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ, पेन पेपर लेके बैठिए, आप एकदम एक्टिव सेंस में रहना, कम से कम 1 आवर का टाइम अपने पास में स्पेयर रखना, कि जिसमें मैं एक्टिविटीज आपको दूंगा, कुछ टास्क दूंगा जो आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द एजेंडा ऑफ डे 1। दिस इज 6 मार्च 2020, और मैं एक कोट से स्टार्ट करूंगा। एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, राइट। जॉन डेव ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जिसके कारण हम ऐसा समझ सकते हैं कि एजुकेशन ही लाइफ है आज के टाइम में, राइट। तो लेट अस मूव टू द एजेंडा। आज ये आपका जो 1 आवर का सेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, कि पूरा ये सिक्योरिटीज मार्केट कैसा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा प्रोग्राम हिंदी में रहे, जिससे पूरे नेशन के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इसको समझ सके, सीख सके। ये दिस इज नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर कॉलेज, ये सिर्फ एक कॉलेज के लिए नहीं है, ये कॉलेज ऑर्गेनाइज करे जिससे जितनी भी अपकमिंग इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू फॉर योर कॉलेज वंस अगेन कि आपने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं, और मेरे नॉलेज के थ्रू मैं इसको अवेयरनेस के थ्रू काफी लोगों तक मैं इस नॉलेज को पहुंचा सकूं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट से, उसके बाद हम लोग का आएगा स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, कि हमारे इंडिया के अंदर वो कौन से स्ट्रक्चर में काम करता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि 3 आईज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट आईज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे इन्वेस्टर है, इंटरमीडियरीज है, और इसके अलावा इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, जो इन्वेस्टमेंट करने का पार्ट करता है, देन इंटरमीडियरी है, और सबसे लास्ट में आता है इश्यूअर, कि जिसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तीनों आईज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा रेगुलेटर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट, जिसके अंदर अगर मैं सिक्योरिटीज मार्केट स्पेसिफिक कहूं तो सेबी इज द रेगुलेटर, बट कितनी ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आरबीआई भी रेगुलेट करती है, जैसे डेट मार्केट है, तो करेंसी मार्केट, करेंसी डेरिवेटिव जैसे उसमें ड्यूअल रेगुलेटर्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने सिर्फ ब्रीफ में आज के बारे में बताया, और आज का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसके आगे आने वाले जो दूसरे 9 डेज के प्रोग्राम्स है उसमें भी काफी कुछ मैं बेसिक आज के दिन में कवर करूंगा, और उसके बाद उसको डिटेल में हम लोग आगे जाकर के
डे बाय डे कोर्सेज में कवर करेंगे। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उसके अलावा इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, सब देखने का एक नजरिया आपको मिलेगा ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद। तो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन, लेट अस स्टार्ट टू द प्रोग्राम। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट से, कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट है क्या। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इंडिया के अंदर जो अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करना चाहें तो हमारे पास कौन से मार्केट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अपने फंड को जो आपके सेविंग्स है उसको आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं सब कुछ डिस्कस करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग का जो मार्केट है बहुत ही वाइड मार्केट है। आपने शायद कुछ पॉइंट सुने होंगे और काफी कुछ तो आपको पता भी नहीं होगा। तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है फाइनेंस का तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट नॉलेज दे सकूं। ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो ये समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा जो बेसिक सिक्योरिटीज मार्केट का है उसमें आपको ये 4 कॉन्सेप्ट पहले समझने पड़ेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या है और डेरिवेटिव्स क्या है, जिसको आगे जाके हम डिटेल्स में भी कवर करने वाले हैं। तो प्राइमरी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखो कि समझो एक एग्जांपल के लिए कि मेरी एक इनकम है, मैं कुछ जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं और उसके कारण मुझको 10,000 रुपए की मेरी सालाना इनकम है। तो 10,000 मेरी इनकम है, उसमें से करीब करीब 8,000 रुपए का मैं एक्सपेंस करता हूँ यानी खर्चा कर रहा हूँ। तो जो बचेगा दैट इज माई सेविंग। तो जो अमाउंट मेरी बच रही दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो वो मेरी सेविंग हुई 2,000 रुपए की। अब 2,000 रुपए की मेरी सिर्फ सेविंग है। नॉर्मली सेविंग को अगर मैं सिर्फ अपने घर पे रखता हूँ या क्या बोल सकते हैं लॉकर के अंदर रखता हूँ तो वो पैसे बढ़ने वाले नहीं है। और आज के दिन में आज की जो 100 रुपए की वैल्यू है, कल के दिन में वो 100 रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि आज जो चीज आप 100 रुपए में ले सकते हो वो कल 100 रुपए में आपको नहीं मिलेगी। राइट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मैंने जब सबसे पहली बार बाइक ली थी उस टाइम में मैंने 36 रुपीज में पेट्रोल भराया था। और आज अगर आप देखो तो पेट्रोल का रेट मैं आपको बताऊं तो 96 रुपीज का है जहां मैं रह रहा हूँ उस लोकेशन में। हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, बट 36 से लेकर के आपने देखा करीब करीब 100 रुपए की जर्नी उसने रन की है। आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपके यहाँ पे भी क्या रेट चल रहा है। और जैसे मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया, और कौन सा एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है जिसके थ्रू आप इन्फ्लेशन को जज कर सकते हो कि पहले ये था और दूसरा ये है। परफेक्ट। तो मैं वेट करता हूं, आप चाहो तो स्टॉप कर सकते हो टाइप, और टाइप करके फिर आप यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कीजिए। ओके, होपफुली कि आपने टाइप किया होगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस यूज किया और मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक इसके बारे में आपको और अच्छा प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको इन्फ्लेशन करके जो एक पॉइंट बताया उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया कि वो क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जो मैंने भी एक एग्जांपल दिया था जिसमें एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इन द सेंस कि समझो मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ, 10,000 रुपए का मेरा इनकम हुआ है, उसमें से 8,000 रुपए का मेरा खर्चा हुआ है, तो 2,000 रुपए मेरे पास सेविंग है। मतलब ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सरप्लस है। दैट मीन्स इनकम के ऊपर खर्चे करने के बाद भी कुछ अमाउंट बच रहा है, उसको हम बोलते हैं सरप्लस। तो वो यहाँ पे सरप्लस है, ज्यादा है। और दूसरा एक सेक्टर है जहाँ पे कैसा है कि उनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट के आइडियाज हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिजनेस आइडियाज है जिसके थ्रू मनी को रोटेट कर सकते हैं। मनी इन द सेंस वो उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, कुछ अच्छा सा प्रोडक्शन किया, मार्केट में सेल किया, जिसके थ्रू वो पैसा बढ़ सकता है। दैट मीन्स उसमें ग्रोथ आ सकता है। तो बट वहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास आइडियाज है बट फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड डेफिसिट। तो सरप्लस से डेफिसिट तक पहुंचाने का जो काम है ना, दैट इज डन थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट, आइदर इन द वे ऑफ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, कुछ भी आप बोल सकते हो। बट सिंप्लीफाइड वे में सिक्योरिटीज मार्केट बना ही इसलिए कि जिसमें जो सरप्लस है वो अपने पैसे को सेव कर सके, और सेव भी नहीं बोल सकते, इन्वेस्ट कर सके कि जो ग्रो हो आगे जाके। और वही जो जो दूसरा मैंने पार्ट बताया कि जिसके अंदर उनको डेफिसिट है, मतलब रिक्वायरमेंट है पैसे की, और उनको सही रेट पे पैसा मिल सके। अच्छा, ये प्रोसेस भी ऐसी होनी चाहिए कि जो बंदा सेव कर रहा है उसको उसको ये लगना चाहिए कि मैंने जो सेव किया उसके सामने मुझको कुछ बेनिफिट मिला है। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ या सेव कर रहा हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो मैंने 100 रुपए बचाया तो कुछ ना कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया होगा। एक एग्जाम्पल के लिए कि मैं समझो आज के दिन में एप्पल ले सकता था, शक्कर ले सकता था, चावल ले सकता था, कुछ भी ले सकता था,
वो आज ना लेकर के मैंने उसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया, अपने रिक्वायरमेंट को पोस्टपोन कर दिया है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने पैसा बचाया है उसको मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करता हूँ कि जो ग्रो होगा और उसी पैसे में फिर ज्यादा ले पाऊंगा। बट अगर आपने उसको सिर्फ ऐसी जगह रखा है कि वो ग्रो नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने घर में बंद रखा है, तिजोरी में बंद रखा है, तो वो कभी भी ग्रो नहीं होगा। आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं और आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो डेफिसिट है, जहाँ पे उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा रेट पे भी नहीं ले सकता है। आज अगर वो 25% के रेट पे लेता है तो ऐसा कौन सा बिजनेस करेगा जिसमें 25% देने के बाद भी उसके पास प्रॉफिट बचे, राइट? तो दोनों को सेट करने का काम, कि जो सेव कर रहा है उसको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, जो बोरो कर रहा है उसको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि दोनों लोग को सही रेट पे सब कुछ मिला हुआ है। ये ऐसे करने का काम इकोनॉमिक होता है, और इकोनॉमी को रन करने का काम रहेगा सिक्योरिटीज मार्केट का। मैं सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ आपको। ये मतलब लेमैन लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसको हिंदी में भी ऑर्गेनाइज करने का पर्पस मेरा यही था। कुछ वर्ड इंग्लिश में निकलेंगे क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जो वर्ड है वो मैं हिंदी में यूज करूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सरप्लस और डेफिसिट का कॉन्सेप्ट। तो जब फर्स्ट टाइम इश्यूअर है, जो जिसके पास डेफिसिट है, वो जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है और वो पैसे इन्वेस्टर के पास से ले रहा है, वो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो आगे जाके हम लोग सीखेंगे। उसके लिए एक पूरा दिन का मैंने एक लेक्चर भी प्लान किया हुआ है। तो आज हम सिंप्लीफाइड वे में समझेगा। तो जो वो पैसा ले रहा है उसके पास से इन्वेस्टर, मतलब जब कंपनी और इन्वेस्टर जब फर्स्ट टाइम कॉन्टेक्ट में आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, राइट? अब कंपनी ने अपने शेयर इश्यू कर दिए हैं या बॉन्ड्स इश्यू कर दिए हैं, इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है। अब जो बोरोवर आप बोल सकते हो या तो फिर इश्यूअर बोल सकते हो, वो फंड को लेकर के अपने जिस टास्क के लिए उसने फंड को बोरो किया या उसने आपको इक्विटी दी है, उस चीज में उसको इन्वेस्ट कर देगा या उस चीज में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। बट अब जिस इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको अगर वापस फंड की रिक्वायरमेंट है तो वो कंपनी के पास तो जा नहीं सकता है। तो उस केस में ये सेकेंडरी मार्केट उसको बहुत हेल्प करता है, सिक्योरिटीज मार्केट का सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर से इन्वेस्टर के बीच में कनेक्ट होता है, पूरा एक मार्केट है जहाँ पे आप आपके पास जो एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उसको सेल कर सकते हो। तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि प्राइमरी मार्केट में जो इश्यूअर है, मतलब जो कंपनी है, वो इन्वेस्टर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती है। और जो सेकंड मेथड मैंने बताया जिसके अंदर सेकेंडरी मार्केट है, तो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट जीरो रहेगा। इस बार जो इन्वेस्टर है और दूसरे इन्वेस्टर, उसके बीच में इंटरेक्शन होता है। और इसमें जो बायर है उसको ये लगता है कि कंपनी और अच्छा करेगी और उसके शेयर्स को परचेज करना चाहता है, और सेलर्स को कुछ भी कारण से पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है या उसको लग रहा है कि अब कंपनी का फ्यूचर सही नहीं है, तो वो बेच रहा होता है। तो ये कंटिन्यूअस डिमांड और सप्लाई का रेट चल रहा होता है। बुल्स और बियर्स जो आप देखते होंगे, उसका बेसिक रूट यही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर थर्ड आता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा एवेन्यू है। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको अभी स्टार्टिंग करना है, तो मेरा आप लोगों को मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अगर स्टार्ट करें तो यू कैन स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या है, अगर सही में बताऊं तो म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप जो कोई भी कंपनी के शेयर्स आप लेना चाहते हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में वहां से आप परचेज कर सकते हैं। बट उस केस में अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना होता है जनरली, अगर आपको सही में इस मार्केट में लॉन्ग टर्म टिकना है तो जैसे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी आनी चाहिए कि रिसर्च कैसे करना है, रेशियो एनालिसिस जो आज के दिन में भी हम थोड़ा बहुत पार्ट कवर करेंगे, कंपनी का बिजनेस क्या है वगैरह वगैरह। तो वो सब चीज आप अगर नहीं करना चाहते हो और आप चाहते हो कि किसी एक्सपर्ट को हायर करना है, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। म्यूचुअल फंड बेस्ट क्यों है कि उसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो इतनी अच्छी तरह ब्यूटीफुली ये सारा काम करता है कि वो एक तो वो चीज के लिए एक्सपर्ट है। दूसरा उसके पास पूरी टीम होती है एनालिस्ट की, कि जो कंटिन्यूअस बेसिस पे कुछ ना कुछ नया वो सीख रहे होते हैं। वो सेक्टर एनालिसिस कर रहे होते हैं, प्राइसेस का एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसके अलावा इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं, और उसके बेस पे इनके पास इंफॉर्मेशन आती है। और जो म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होता है, वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल के ऊपर वो आगे प्रोसेस करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एवेन्यूज है। और लास्ट में आता है डेरिवेटिव मार्केट। तो जो लोग नए हैं तो मैं फिर से आपको यहाँ पे आगाह करता हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट नए लोगों के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक एन एजुकेशन अबाउट डेरिवेटिव। आपको पहले डेरिवेटिव सीखना पड़ेगा, फिर ही आपको डेरिवेटिव में काम करना स्टार्ट करना है। क्योंकि ये वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट आप सुनो तो उनका एक स्टेटमेंट है
डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट फॉर मास डिस्ट्रक्शन। तो डेरिवेटिव में सब कुछ खत्म कर सकता है, इतनी ताकत है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इसके अंदर आप जाओगे तो आपका पैसा बहुत ज्यादा टाइम तक रुकेगा नहीं। तो मेरी इच्छा है कि आज ये जो आने वाले सेशंस है उसके अंदर मैं काफी डेरिवेटिव्स के पार्ट को भी कवर कर रहा हूँ। इक्विटी डेरिवेटिव है, करेंसी डेरिवेटिव है, और इसको मैं इस तरह से कवर करूंगा जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। तो आपको उस टाइम पे थोड़ा और फोकस करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए बने हो और आप इससे कंफर्टेबल हो तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, बट तुरंत डेरिवेटिव में स्टार्ट करना बहुत रिस्की है, राइट? तो अच्छा, डेरिवेटिव भी 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। तो आगे ना आने वाले सेशंस के अंदर हम लोग इसको और डीप में और डिटेल में समझेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि टोटल अपना इंडियन मार्केट अगर हम देखते हैं तो टोटल ये 4 प्रोडक्ट अगर आपको आ गई तो बेसिकली आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब के वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नीचे टाइप करना है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड डेरिवेटिव, ये चारों लिख के पोस्ट करना है, जिससे मैं समझ सकूं कि आपने सही में मेरे जो सेशन है उसको सुना है और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप सही में कुछ सीखना चाहते हो। अब आते हैं हम लोग सिक्योरिटीज की तरफ, क्योंकि काफी बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो लोग नए उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। तो लेट मी स्टार्ट विथ सिक्योरिटीज के सिक्योरिटीज क्या है। सिक्योरिटीज के बारे में जो बात करते हैं तो सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज मार्केट, तो पहले मैं कवर करता हूँ पॉइंट सिक्योरिटीज। तो जो वर्ड यूज होता है सिक्योरिटीज, इसका मीनिंग होता है सिक्योरिटीज आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड टू रेज कैपिटल। मतलब पैसे इकट्ठा करने के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम सिक्योरिटीज है। तो सिक्योरिटीज डिफरेंट काइंड की हो सकती है, इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज अवेलेबल होती है, राइट? अब आते हैं सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो मैंने आपको सिक्योरिटीज के बारे में बताया उसका एक पूरा मार्केट हो। मार्केट का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेस पे, एक ऐसा प्लेस कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता हो। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी वो कौन सी होगी, सिक्योरिटीज। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी बाइंग और सेलिंग की प्रोसेस जहाँ पे होगी, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर एलोकेशन ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट। जो बंदा सेव कर रहा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का काम होता है, वो सिक्योरिटीज मार्केट करता है। इसलिए सिक्योरिटीज मार्केट को इकोनॉमी का बैरोमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह काम करेगा तो लोग जो सेव करते हैं उनको सेव करने में और मजा आएगा कि सेविंग को वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सके। तो ये इसका मीनिंग था सेविंग और सॉरी सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज मार्केट का। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब भी जो स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट वर्ड यूज होता है उस टाइम में तुरंत आपको कहीं ना कहीं छोटा सा डर लगता है, राइट? तो वो किस लिए होता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। जैसा आप बोलते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये रिस्क होता क्या है, और उसके अलावा रिटर्न, जिसके कारण लोग मार्केट में आते हैं, लालच और डर जो बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है ये मार्केट में एंट्री लेने के पहले। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रिस्क से, क्योंकि अगर रिस्क आपको पता है तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितना कैलकुलेटेड आप रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क का मीनिंग ये होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, मूडी जिसको हम बोलते हैं, वो वापस आने के चांस कितने हैं। यानी आप ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, वो बढ़ता है, बढ़ेगा तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है, बट घटेगा तो हमको डर लगता है। एक्चुअली रिस्क में दोनों चीज इन्वॉल्व होती है, जो आपने एक्सपेक्ट किया बढ़ने का, अगर उससे ज्यादा भी बढ़ रहा है तो भी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क। और अगर वो घटता है जो आपने एक्सपेक्ट किया, दैट मीन्स आपने जो जज किया हुआ है ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू कि मुझको ये अमाउंट मिलनी चाहिए, उससे जो प्लस या माइनस होने के चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क। उसको हम रिस्क बोलते हैं सिंपल वर्ड में। फिर आते हैं हम लोग रिटर्न के ऊपर। रिटर्न क्या होता है, बेनिफिट द इन्वेस्टर विल रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, या जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बाद जो आपको बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। तो रिटर्न वेरी करता है कम से ज्यादा आपके ऊपर। मतलब ये दोनों कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड किस तरह से, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है, कम रिस्क लोगे तो कम रिटर्न मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको एक सिक्योरिटीज का, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दैट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसमें सामने आपको एश्योरिटी देती है, तो उस केस में रिस्क का लेवल
टेंस टू जीरो है, क्योंकि अगर उनको वापस जब रीपेमेंट करने का आएगा इंटरेस्ट का, तो वो अमाउंट को नोट को प्रिंट करके भी दे सकते हैं, तो उस केस में रिस्क का लेवल जीरो है। इसीलिए उसमें रिटर्न भी क्या मिलेगा, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट से कम मिलता है। फिर जैसे जैसे रिस्क का लेवल आप बढ़ा रहे हो, डेट मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अच्छा, ये समझने के पहले मैं आपको डेट और इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट समझा दूं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, इक्विटी मार्केट या इक्विटी, इक्विटी जो वर्ड यूज होता है वो किस लिए होता है कि जब भी आप उसमें इन्वेस्ट करो तो उतने प्रपोर्शन के आप मालिक हो गए। आप जिस भी कंपनी के शेयर ले रहे हो, मान लो आप एबीसी कंपनी के शेयर ले रहे हो, तो उतने का उस कंपनी के उतने प्रपोर्शन के आप मालिक हो, राइट। तो उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा दोनों आपको बेयर करना है। और दूसरी तरफ आते हैं डेट मार्केट में, तो डेट मार्केट में क्या होता है कि आप जो भी अमाउंट दे रहे हो, दैट इज मतलब आप किसी को उधार दे रहे हो, वो आपको ब्याज के साथ वापस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डेट मार्केट। तो डेट मार्केट के अंदर क्या रहेगा कि आप जो भी पैसा दे रहे हो वो ब्याज के साथ आपको वापस मिलेगा। तो वहां पे रिस्क क्या होता है कि आपने अगर पैसा दिया हुआ है तो वो पैसा ब्याज के साथ वापस, पहले तो ब्याज आएगा कि नहीं, वो सबसे बड़ा रिस्क है। उसके अलावा ब्याज के साथ में पैसा भी, कैपिटल भी वापस आएगा कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड रिस्क। तो रिस्क और रिटर्न दोनों को रिलेटेड इस तरह से कि जैसे जैसे रिस्क का लेवल आप बढ़ाओगे वैसे वैसे रिटर्न भी बढ़ता है। जैसे इक्विटी मार्केट, तो इक्विटी मार्केट क्या हुआ कि आप ओनरशिप ले रहे हो तो प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। बट डेट मार्केट में कंपैरेटिव रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि उसमें पहले से आप प्रिडिक्टेबल अमाउंट आपको पता है कि कितने टाइम में कितना पैसा वापस मिलेगा। बट उसमें जैसे इक्विटी में बड़ा प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, वैसा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो तो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्ट्रक्चर्स के अंदर प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। आपको ये दोनों मार्केट के बारे में बिल्कुल से पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है और कैसे काम करते हैं। तो मैं प्राइमरी मार्केट के बारे में थोड़ा और डिटेल में अब यहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ हो सकता है, एफपीओ हो सकता है। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने इन्वेस्टर के पास आती है, मतलब पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने काफी आईपीओ के बारे में सुना होगा। अगर आपको याद आ रहा है कोई लास्ट आईपीओ जो आपने भरा हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो और आपका क्या उसमें रिटर्न बैठा है या रिस्क रहा आपका, उसके बारे में भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, राइट। मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा और कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो ये बताने का पर्पज ये कि आप उसको रिलोकेट कर सके प्राइमरी मार्केट को अपने रियल सेंस में। तो बहुत सारे आईपीओ आते हैं, एक साल में आप देखोगे तो करीब करीब 45 आईपीओ आए थे अभी लास्ट ईयर के अंदर, या उससे ज्यादा ही होंगे। तो ये डेटा आपको सेबी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। तो आईपीओ के अंदर जैसे आईपीओ वैसे एफपीओ भी, अगर एक बार कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो गई है और फिर से वो मार्केट में आ रही है फंड के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ये प्राइमरी मार्केट में एफपीओ। जैसे वो आईपीओ था वैसे ये एफपीओ। तो आईपीओ और एफपीओ दोनों दो कारण से आ सकती है। यस, दो कारण हो सकते हैं। कौन से दो कारण हो सकते हैं? पहला कारण हो सकता है फ्रेश इश्यू, मतलब कंपनी एक्सपांशन के पर्पज से आ रही है, मॉडर्नाइजेशन के पर्पज से आ रही है। वो चाहती है कि अपने नए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट परचेज करे, अपने सिस्टम को रिनोवेट करे या मॉडर्नाइज करे, जिससे वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ सके या उसकी बैंडविड्थ बढ़ सके या उनका रीच बढ़ सके मार्केट के अंदर। तो ये दैट इज कॉल्ड फ्रेश इश्यू। और सेकंड आता है ऑफर फॉर सेल। जो अगर ऑफर फॉर सेल करें तो जब कंपनी इनिशियल स्टेज में थी और प्राइवेट प्लेसमेंट लाई थी, उस टाइम में उन्होंने अपने शेयर्स जिसको दिए उसको एग्जिट का रूट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले आपको हमेशा प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। अगर आप देखो तो कोई भी आईपीओ अगर आता है तो उसके अंदर एक पूरा प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा, करीब 230-240 पेज का, कभी कभी 270 पेज के भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर एक पेज पढ़ो, बट ये हैबिट बना दो। अगर एक एक पूरा पूरा प्रोस्पेक्टस एक कंपनी का एटलीस्ट पढ़ लो तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन से सेक्शन में क्या क्या चीजें कवर होती है। तो वो प्रोस्पेक्टस में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ पेज के ऊपर। फिर उसके बाद में उसके जो कंपनी है उसके बारे में डिटेल्स आना स्टार्ट होगी। तो कंपनी क्या करती है, वो कौन से सेक्टर में, सेक्टर स्पेसिफिक, फिर इकोनॉमिक स्पेसिफिक। उसके बाद में और डिटेल में वो जाते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर। तो प्राइमरी मैं आपको ऐसा लग रहा होगा मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, बट ये जरूरी इसलिए कि अगर आप सही में इस मार्केट में एंट्री होना चाहते हैं तो आपको स्टेप पता होने चाहिए कि आपको कैसे करना है। तो प्राइमरी मार्केट में बेसिकली आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। आपको प्रोस्पेक्टस एनएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा, बीएससी की वेबसाइट से,
जिस कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसकी वेबसाइट से मिलेगा और सेबी की वेबसाइट से भी मिल सकता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि आपको अगर पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च मैगजीन्स होती है जो उसके बारे में ब्रीफ में आपको आइडिया देती है। जस्ट ब्रीफ में कुछ कंटेंट रह गया होगा बट मोटा मोटी आपको काफी कुछ उसमें कवर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जब प्राइमरी मार्केट के ऊपर एंट्री कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का आईपीओ भर रहे हैं या एफपीओ के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको खास ध्यान ये रखना है कि जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करें वो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए लॉक रहता है। थैंक्स टू सेबी कि उन्होंने इस आईपीओ के प्रोसेस को, या आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट के प्रोसेस को बहुत स्मूथ कर दिया। अगर मैं आज से 15 साल 20 साल पहले की बात करूं तो आईपीओ का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था। और इवन जब मैंने एंट्री की 2005-6 के आसपास, उस टाइम भी आईपीओ की प्रोसेस कैसी होती थी कि आपको एक एप्लीकेशन भरनी है, उनका जो आईपीओ का फॉर्म आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वो चेक देना होता था एस्क्रो अकाउंट लिख करके। तो जिसके कारण वो जो अमाउंट है आपके बैंक से माइनस होती थी और वो पैसा एक पूल में इकट्ठा रहता था। अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए तो आपको डिमेट में ट्रांसफर आएंगे, अदरवाइज ये पैसा आपको रिफंड आएगा। तो ये प्रोसेस के कारण कितना होता था, कितनी बार के बहुत सारे लोग के पैसे अटक जाते थे, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, या इंटेंशन नहीं होता है बट कितनी बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, या ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि इसको और अच्छा डेवलप करने के लिए, स्मूथ फंक्शन के लिए सेबी ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस की, दैट इज कॉल्ड अस्पा। अगर आप अस्पा के बारे में जानते हैं तो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अस्पा। अस्पा का फुल फॉर्म क्या है, मैं वेट करता हूँ। थैंक यू। तो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इसका मीनिंग ये होता है कि आप जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। अभी सेबी ने सिस्टम क्या निकाला कि कम से कम, मतलब जो अमाउंट रहेगी वो कम से कम अमाउंट 15,000 का एक लॉट आना चाहिए। आईपीओ के लिए आप जब अप्लाई कर रहे हो तो 15,000 रुपए में आप एक आईपीओ का अप्लाई कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ आपके पास 15,000 रुपीज भी है तो भी एटलीस्ट एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पहले कैसा सिस्टम था कि पहले जो ज्यादा के लिए अप्लाई कर रहा है उसको प्रेफरेंस मिलता था। सेबी ने ये सिस्टम को भी चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि अभी जो लोवेस्ट के लिए अप्लाई करेगा, मतलब सबसे पहले एक एक लॉट के लिए अप्लाई होगा, उसमें अगर बच जाता है फिर सेकंड लॉट, फिर थर्ड लॉट, फिर फोर्थ लॉट। इसके थ्रू बेनिफिट क्या हुआ कि जो छोटे से छोटे लोग हैं ना, उनको भी इस चीज का मौका मिला कि आईपीओ का बेनिफिट ले सके। फिर सेबी ने इसमें प्राइमरी मार्केट को और अच्छा करने के लिए क्या किया, कुछ प्रोपोर्शन 35%, 50% ऐसा एक प्रोपोर्शन सेट किया कि आपका जो अलग अलग टाइप के आईपीओ होते हैं, जैसे बुक बिल्डिंग प्रोसेस या फिक्स प्राइस मेथड, तो कोई भी मेथड के थ्रू आप कर रहे तो एक जो इनिशियल या बोल सकते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक प्रोविजन रखा कि कम से कम उतने शेयर्स तो रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलने चाहिए। तो जिसके कारण ये मार्केट और लुक्रेटिव हो गया। एटलीस्ट आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और कितनी बार जो कंपनी आगे जाके बड़ी होती है वो आईपीओ के टाइम पे आपको बहुत ही अच्छे रेट में मिल सकती है। अगर आपको वो कंपनी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ रहा है, आपने उसका बैलेंस शीट देखा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि उसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। उसके अलावा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कितनी बार ऐसा होता है रेवेन्यू बढ़ रहा है बट सामने ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको चेक करना है। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, और डेट जो उसका है वो धीमे धीमे कम हो रहा है। क्योंकि जैसे हमारे इंडिविजुअल लेवल पे अगर मैं बहुत सारी चीजें उधार लेके करता हूँ तो मेरे सर पे बोझ होता है कि मुझको ये खत्म करना है। वैसे कंपनी के केस में भी होता है कि कंपनी अगर ज्यादा डेट लेके काम करी तो वो एक फिक्स उनकी लाइबिलिटी हो जाती है कि कम से कम उतना इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। बल्कि ओनरशिप में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ओनरशिप में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कंपल्सन नहीं कि उतना आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सब मैं आपको बता रहा था आईपीओ के बारे में या प्राइमरी मार्केट के बारे में। इसी तरह से सेकेंडरी मार्केट भी है। सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अवर इकोनॉमी। अगर मैं सही में बताऊं तो सेकेंडरी मार्केट सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैंने आईपीओ में अप्लाई तो कर दिया, 2 लाख रुपए भर दिया, 2 लाख के शेयर मुझको मिल भी गए। अब मुझको जब वापस पैसे की जरूरत है तो मैं कंपनी के पास नहीं जा सकता हूँ कि बॉस ये लो मेरे आपके शेयर्स वापस लो, मेरे को पैसे दो। क्योंकि कंपनी ने जो आपके पास से पैसे लिए हैं वो तो उसको मॉडर्नाइज करने में, या समझो नया व्हीकल उसने परचेज कर लिया होगा, या वेयर हाउसेस परचेज किए होंगे, जो भी उसकी प्रोडक्ट है, मतलब उसके हिसाब से जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है वो कर सकता है। तो अल्टीमेटली आप वापस इश्यूअर के पास नहीं जा सकते, कंपनी के पास नहीं जा सकते फंड के लिए। तो जितना अच्छा सेकेंडरी मार्केट होगा उतना मार्केट में लिक्विडिटी होगी, उतना ही हम लोग आगे ग्रो हो सकते हैं।
राइट। तो उस केस में सेकेंडरी मार्केट के लिए मैं आपको बताऊं तो सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग क्या हुआ कि एक बार ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, तो लिस्टेड कहाँ पे हो सकती है, एनएससी है, बीएससी है, उसके अंदर वो लिस्टिंग की प्रोसेस होती है, जिसके बाद में उसके अंदर सेकेंडरी मार्केट एक्टिव होता है, उसमें आप बाय और सेल की प्रोसेस कर सकते हो। तो सेकेंडरी मार्केट में आपको एनएससी या बीएससी के ऊपर वो लिस्टिंग होने के बाद में फिर उसके अंदर आप बाइंग या सेलिंग कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, बीएससी की वेबसाइट पे जाना है, और आपको सिर्फ ढूंढना है कि अभी जो लास्ट कुछ आईपीओ आए थे उसका प्राइस क्या चल रहा है। उसके अलावा आपको ये देखना है कि कंपनी में आज के दिन में टॉप 5 ऐसे कंपनी जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कर रही है, या टॉप 5 ऐसी कंपनी की जिन्होंने आज अच्छे मतलब जिन्होंने जो आज प्लस में रही है, मतलब कल के क्लोजिंग से आज के टाइम में वो प्लस में है। और उसके अलावा आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि कल के दिन से वो आज के दिन में माइनस में हो, ऐसी टॉप 5 कंपनीज कौन सी है। तो ये 3 टास्क आपको करना है, ये आपको एनएससी के लिए भी करना है और बीएससी के लिए भी करना है। जब तक आप खुद ये चीज को नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे अपने आप को पॉज कर रहा हूँ, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप अपने आप पे देखो, अगर ये आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे पॉज का बटन होता है, उसको पॉज करके आपको करना क्या है, वेबसाइट ओपन करनी है, उसके अंदर आपको एनएससी की वेबसाइट ओपन करनी है, nscindia.com। परफेक्ट, आपने सही सुना। इसको ओपन करते हैं तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये पूरी वेबसाइट है जहाँ पे सेकेंडरी मार्केट ट्रेड करता है। फिर दूसरी एक और वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ बीएससी की। तो इसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जब वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो आपको इसके बारे में भी पूरा नॉलेज मिलेगा। तो ये दोनों आपको ओपन करना है, और मैंने आपको जो 3 टास्क दिए हैं, आज के दिन में कौन सी टॉप 5 कंपनीज है जो बहुत अच्छी बढ़ी है, कौन सी कंपनी है जो बहुत ज्यादा माइनस हुई है और बहुत अच्छे वॉल्यूम में आज जिसमें काम हुआ है। ये तीनों आपको टोटल 15 स्टॉक आइडेंटिफाई करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं किसी भी शेयर को बाय या सेल करने का रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं और फिर हम लोग यहीं से प्ले करेंगे। ओके, होपफुली ये आपने एक्सरसाइज किया, हो सकता है आपका 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मैंने लिया ये वीडियो के अलावा, बट ये पर्पस मेरा ये है कि आप प्रैक्टिकली उस चीज को एक्सपीरियंस कर सके कि सही में ये क्या है, ये मार्केट किस तरह से काम करता है, एनएससी की वेबसाइट क्या है, बीएससी की वेबसाइट क्या है। एक काम मैं कर सकता हूँ कि आपको मैं खुद उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे। हो सकता है यहाँ पे आपको मतलब जो अलाउड नहीं है वो कंटेंट भी मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए कि जो इसको आप प्रैक्टिकली यूज कर सके। तो मेरा पर्पस किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कुछ आइडिया देना नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप यहाँ पे देख सके कि एनएससी की वेबसाइट किस तरह से काम करती है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या क्या डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो ये मैं जिस दिन प्रोसेस कर रहा हूँ, हो सकता है आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं कोई और दिन की हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर डेट वाइज नहीं जाना है यार, मार्केट उस दिन क्या प्लस है माइनस मत देखना है, बट आपको ये देखना है कि इसकी प्रोसेस किस तरह से होती है। अगर आपने वो मेथड सीख ली तो मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको किसी पे भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ लर्निंग मॉडल मैंने आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि टॉप 5 जो बायर्स मैंने आपको दिखाए थे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ स्क्रीन को, जिससे आपको विजिबिलिटी थोड़ी और अच्छी हो जाए। आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो उसके अंदर साइड में आपको एरो जैसा दिखेगा, जैसा क्रॉस जैसा, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल वे में आपको मोबाइल को यूज करना है, और हो सके तो हेडफोन का यूज करें, जिससे क्या होगा कि आपको और अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आज के दिन के टॉप 5 गेनर्स हैं, आप देख पा रहे हैं। देखिए अलग अलग कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ इसलिए क्योंकि मेरा पर्पस ये नहीं कि आप वो कंपनी के बारे में जाने, मेरा पर्पस ये कि इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टॉप गेनर्स आपको यहाँ दिख रहा है, इसी तरह से आप नीचे देखेंगे टॉप लूजर्स, कि आज पर्टिकुलर डे में कल के क्लोजिंग प्राइस से जो चेंजेस आए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप इधर बाजू में देखेंगे तो मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट, तो ये सारी आपको एक्टिव स्क्रिप्ट दिखी जिसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप वो अलग अलग जगह पे सीखना स्टार्ट करेंगे कि ये सही में कैसे काम करता है। फिर मैं आपको एक और चीज, क्योंकि आपने ऑलरेडी खुद ये वेबसाइट व्यू करके आया है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनएससी की वेबसाइट में अगर आप एकदम बॉटम में जाते हैं तो आपको यहाँ एक कॉलम दिखेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लेट मी स्टार्ट स्पॉटलाइट, जिससे आप समझ सके कि इसका बेनिफिट क्या है। तो ये देखिए
अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो इक्विटी मार्केट के बारे में, राइट। फिर हमने कवर किया हुआ है करेंसी मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव, ये भी हम लोग आगे जाके कवर करेंगे। बट बेसिकली अभी हम जो देख रहे हैं वो इक्विटी मार्केट के रिलेटेड। यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन दिखेगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार वार्न करता हूँ कि जब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन देख नहीं लेते तब तक उसमें आपको आगे नहीं बढ़ना है, अगर आप डेरिवेटिव में काम कर रहे हैं तो। इक्विटी के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आप इस मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो कंपनीज मैंने जैसे आपको बताया कि इस तरह से आप कंपनीज देख सकते हैं उसका क्या मूवमेंट चल रहा है। और आगे बढ़ते हैं, आप किसी ब्रोकर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। जिस ब्रोकर के पास आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे वो आपको काफी कुछ गाइड कर सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रेडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया आपको, उसके बाद में टाइमिंग पे आते हैं। ये देखिए कितनी चीजें इसके अंदर आपको कवर होती है। तो ये आप लोग का टास्क है, इस पेज पे जा करके आपको ये सारी चीजें एक एक करके ओपन करनी है और इसके बारे में पढ़ना है। मैं सब कुछ कवर नहीं करूंगा, जैसे मैं आपको एक पॉइंट कवर करता हूँ, मार्केट टाइमिंग एंड हॉलीडेज। तो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या रहता है, जैसे इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी मार्केट का टाइमिंग रहेगा, आप यहाँ बॉटम में आएंगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए प्री ओपनिंग का सेशन स्टार्ट होता है 9 o'clock, 9 बजे स्टार्ट होगा। और 9 not 8 के ऊपर आप तब तक एंट्री कर सकते हैं, ऑर्डर्स दे सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद वो विंडो क्लोज होगा 9 से लेकर के 9:15 तक, क्वार्टर पास 9 तक ऑर्डर मैचिंग की प्रोसेस होती है। और 9:15 से लेकर के 3:30 PM तब तक ये मार्केट चालू रहता है। और उसके बाद में मार्केट क्लोज होता है और 3:40 से लेकर के 4 o'clock तक क्लोजिंग सेशन चलता है। अगर किसी ने भूल से सेल कर दिया, उसको बाय करना है तो वो प्रपोजल वहां रख सकता है। बट सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो मार्केट टाइमिंग अगर कोई भी पूछता है तो आपको ये देखना 9:15 से लेकर के 3:30 तक मार्केट चालू रहता है, बराबर। मॉर्निंग का विंडो और आफ्टरनून का विंडो इस तरह से अलग अलग दिया है, ये ब्लॉक डील के लिए। तो जब भी ब्लॉक डील का कोई भी केस आएगा वो इस पर्टिकुलर विंडो में ही होता है। तो आपने कितनी बार देखा होगा कि 2:05 से लेके 2:05 से 2:20 में काफी मूवमेंट कभी कभी आती है। तो ये जो ब्लॉक डील्स है उसके कारण आती है। आप कौन सी ब्लॉक डील्स हुई वो देख भी सकते हैं और उनको लाइव मार्केट में करना होता है एक फिक्स प्राइस गैप के साथ में। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रेडिंग हॉलीडे मीन्स जिस दिन मार्केट बंद रहेगा। तो यहाँ पे आकर के आप देख सकते हो कि कौन से दिन मार्केट बंद रहता है। तो करीब करीब 13 हॉलीडेज है जिस दिन मार्केट बंद रहेगा पूरे साल भर में। ये 2022 का कैलेंडर है, राइट। ये ऐसे कुछ ओकेजन्स है जो सैटरडे या संडे में आ रहे थे, उसमें तो ऑलरेडी मार्केट बंद ही रहता है। तो यहाँ से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि इसमें इक्विटी का पार्ट मैंने एक पॉइंट लिया है, ऐसे यहाँ पे दूसरे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपका टास्क रहेगा कि आपको इसको और डिटेल में जाना है, जैसे मार्केट सेगमेंट्स है। तो ये आपको देखो इंडिया में हम लोग T+2 बेसिस पे फॉलो करते हैं, यानी T+2 आपका सेटलमेंट की प्रोसेस होती है। आज आपने जो भी किया हुआ है बाय, आपको 2 दिन के अंदर उसकी डिलीवरी मिलती है। इसी तरह आपने अगर सेल किया तो 2 दिन में आपको पेमेंट मिलेगा। तो इंडिया में हम बोलते हैं T+2 सेटलमेंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग T+1 की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए T+1 के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। बट अभी आप बेसिकली T+2 को फॉलो कर सकते हैं। फिर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। फिर जैसे मैं और कुछ पॉइंट कवर करता हूँ, सर्किट ब्रेकर, ये भी आपने काफी बार सुना होगा। तो ऐसे जो भी स्टॉक जिनका डेरिवेटिव्स के अंदर एक्सपोजर नहीं है, मतलब जिनके डेरिवेटिव्स नहीं है, उसमें सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं। तो अगर मैं सर्किट ब्रेकर मतलब उसके अंदर उतने टाइम के लिए ट्रेडिंग होल्ड पे हो जाएगी। तो अगर ये देखिए ट्रिगर लिमिट है। ट्रिगर लिमिट मीन्स इतने परसेंट की मूवमेंट आती है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। तो उस केस में ये चीज इंप्लीमेंट होती है। तो अगर 1 बजे के पहले मार्केट में 10% की मूवमेंट आ गई, मतलब कल का जो क्लोजिंग था उससे जो मूवमेंट है वो 10 बजे के पहले अगर मूवमेंट आ जाती है 1 o'clock के पहले, दोपहर में 1 बजे के पहले, तो उस केस में 45 मिनट के लिए मार्केट बंद रहता है, राइट। प्री ओपन कॉल कॉशंस सेशन पोस्ट मार्केट हॉल्ट 15 मिनट तक, फिर धीमे धीमे स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद में फिर नॉर्मल स्टार्ट होगा। अगर 1 बजे से 2:30 तक, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में अगर
ये 10% का अगर ट्रिगर होता है सिचुएशन, तो उस केस में 15 मिनट के लिए मार्केट बंद होगा और 15 मिनट का फिर ओपनिंग, प्री ओपनिंग की प्रोसेस होती है। और अगर 2:30 के बाद मार्केट बंद होता है तो उस पूरे दिन के लिए मार्केट बंद रहेगा। परफेक्ट। फिर आते हैं हम लोग और उसके आगे, अगर आप ये देखोगे कि अगर 15% की मूवमेंट आ गई, वो भी 1 बजे के पहले, तो 1:45 करीब करीब पौने 2 घंटे तक मार्केट बंद रहेगा। फिर 15 मिनट का प्रोसेस होगा और फिर मार्केट ओपन होगा। दैट मीन्स करीब करीब 2 घंटे मार्केट बंद रहेगा और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा। उसी तरह से अगर 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर 15% की मूवमेंट आ गई, तो उस केस में 45 मिनट के लिए बंद रहेगा और फिर 15 मिनट प्री ओपनिंग की प्रोसेस होगी। और अगर यही प्रोसेस 2 बजे के बाद होती तो पूरे दिन मार्केट बंद रहेगा। 20% अगर मार्केट में मूवमेंट आती है, तो उस केस में 20% अगर देखते हैं तो उस दिन मार्केट फिर बंद ही रहेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो हो सकता है आप जब देख रहे हो वीडियो तो उस टाइम में काफी कुछ चेंज हो गया हो। तो आपको हमेशा, मैं आपको इसलिए एनएससी की वेबसाइट पे लाके दिखा रहा हूँ कि आपको लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। ये 11 अक्टूबर 2013 से इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके बाद अगर कुछ और नया होगा तो आपको इसके नीचे और सर्कुलर मिलेगा। आप चाहो तो ये सर्कुलर को डाउनलोड करके भी आप चेक कर सकते हो। ये एनएससी और बीएससी के लिए एप्लीकेबल है। जब भी ऐसा होता है तो उस टाइम में आपने शायद सुना भी होगा मार्केट बंद हो गया है। मैंने तो 2 से 3 बार ये चीज को ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको पता है कि कौन से टाइम मार्केट बंद हुआ है अभी तक के हिस्ट्री में, हिस्ट्री भी नहीं बोल सकते, लास्ट 20 ईयर्स में, तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि कौन से 3 या 4 इंस्टेंस आपको याद है या 2 इंस्टेंस याद है कि जिसमें मार्केट को बंद कर दिया गया हो पूरे दिन के लिए। परफेक्ट। अच्छा, ये जो मैं टास्क बीच बीच में दे रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर ये आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये नॉर्मल कोर्स की तरह होगा। आज का दिन खत्म होगा और आपने इसको कंप्लीट कर दिया। अब लेके आता हूं मैं आपको बीएससी की वेबसाइट पे। तो बीएससी की वेबसाइट भी कुछ इस तरह की है, bscindia.com। जैसे nscindia.com है वैसे bscindia.com है, जिसके अंदर आप बीएससी की वेबसाइट देख सकते हो। उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखो तो मार्केट डेटा आपके सामने अवेलेबल है। आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो जो जो भी ट्रेड हो रहा है उसका पूरा ये डेटा बैकअप लेते हैं और दैट इज अवेलेबल इन मार्केट डेटा में। देखिए, रियल टाइम इंडाइसिस करके आपके सामने, फिर इसके अलावा रियल टाइम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से आपके पास में पूरा डेटा अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और आगे आते हैं हम लोग, सेंसेक्स और निफ्टी आपने सुना होगा। तो जो सेंसेक्स वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी इंडेक्स, वो बीएससी का है। वो करीब 30 स्टॉक के कॉम्बिनेशन के साथ बनता है और इसका भी टाइमिंग वही होगा जो हमने एनएससी का देखा, सेम मेथड होगा। बीएससी का भी सेम प्रोसेस होती है। तो अब इसके अंदर मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर के आपको सिर्फ ये टास्क दे रहा हूँ कि इसको आप फिर से एक बार वापस से साइट पे आइए, इसमें देखिए कि इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसके अंदर क्या मूवमेंट आई है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है। यहाँ पे देखिए टॉप गेनर, टॉप लूजर, टॉप टर्नओवर, रिसेंटली व्यू, माई मार्केट वॉच भी आप बना सकते हो, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको एक्चुअल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर उसको ट्रैक कर सकते हो। कोई भी चीज को करने के पहले यहाँ पे आप चेक कर लो, ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से ये करेंसी डेरिवेटिव के जो कुछ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अगर सिर्फ आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा होगा, वो बड़े जो लोग काम करते हैं उसको देख करके ऑब्जर्व करता है, उससे सीखता है। तो आपको भी ऑब्जर्वेशन की स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। ये मार्केट के अंदर आपने ऑब्जर्व करना अगर नहीं सीखा तो आप लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाओगे, राइट। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वापस मैं पीपीटी के ऊपर आता हूँ, क्योंकि होगा क्या, नहीं तो हम लोग का कोर्स रह जाएगा और मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने में रह जाऊंगा। तो लेट मी कम वंस अगेन टू द एक्चुअल प्रोसेस। तो होपफुली अभी आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में अब ये बताना है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंस है। आप 2, 3, 4 अलग अलग दे सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको एक बता सकता हूँ, जैसे डेफिनेशन वाइज दोनों का डिफरेंस हो सकता है। सेकंड में एक पॉइंट बता सकता हूँ कि प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड न्यू इश्यू मार्केट, यानी फर्स्ट टाइम वाला।
और द सेकेंडरी मार्केट इज कॉल्ड पोस्ट इश्यू मार्केट, मतलब एक बार इश्यू आ गया उसके बाद का मार्केट। ऐसे ही और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे इंटरमीडिएटरीज प्राइमरी मार्केट में अलग होते हैं, सेकेंडरी मार्केट में अलग होते हैं, मोटिव जो होता है ये अलग होगा। प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है, दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट, कि प्राइमरी मार्केट में जो आईपीओ आता है उसमें जो इश्यूअर है और मर्चेंट बैंकर है, ये लोग मिलकर के प्राइस डिफाइन करते हैं और कौन सी मेथड यूज करनी है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज करनी है, फिक्स प्राइस मेथड यूज करनी है। आज के टाइम में मैक्सिमम बुक बिल्डिंग मेथड यूज होती है। बुक बिल्डिंग मीन्स कि वो आपको रेंज देते हैं, आपने देखा होगा कितनी बार 20% की रेंज होती है कि 100 रुपीज से लेकर के 120 तक का प्राइस रहेगा, इसके बीच में आप कोई भी प्राइस को कोट कर सकते हैं, या तो फिर रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक ऑप्शन होता है कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो उस केस में प्राइसिंग जो होता है वो कभी भी कोई एक पर्सन डिसाइड नहीं करता, दैट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताए, आपको और कोई डिफरेंस याद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ये हमको मोटिवेट करता है कि ऐसे हम लोग और एजुकेशनल सीरीज को लेके आ सके। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इन्वेस्टर, इंटरमीडिएट, इन्वेस्टर, दीज आर द 3 आईज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में 3 आई करके जरूर टाइप कीजिए, 3 आई, जिससे क्या होगा ये तीनों आपको हमेशा के लिए याद रहे कोई भी मार्केट के अंदर। दीज आर द 3 आई विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इश्यूअर, जो इश्यू को लेके आ रहा है। सेकंड इंटरमीडिएट, जो इन्वेस्टर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। थर्ड है इन्वेस्टर खुद। तो ये तीनों के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर्स है तो ये आपके लिए है, अगर आप इश्यूअर है तो ये आपके लिए है, और इंटरमीडिएट जो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। तो इश्यूअर की बात करें तो इश्यूअर कौन हो सकता है कि जो सिक्योरिटीज को इश्यू कर रहा है, मतलब वो पब्लिक को दे रहा है और सामने पैसे को ले रहा है वो, राइट। मतलब उसका काम क्या रहेगा कि पब्लिक से पैसा लेना और उसके सामने सिक्योरिटीज देना, हिस्सा देना, उसकी जो कंपनी उसमें वो हिस्सा देने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इश्यूअर। तो इश्यूअर कौन कौन हो सकता है, मैं अगर आपको पूछूं तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि इश्यूअर कौन कौन हो सकता है। थैंक यू। कुछ लोगों ने कमेंट किए, अगर आपने कमेंट नहीं किए तो ये प्रोसेस है, जब तक आप खुद आइडेंटिफाई करने का नहीं ट्राई करेंगे तब तक इसमें से सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इश्यूअर कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले तो हो सकता है कोई कंपनीज जिसके आपने आईपीओ सुने होंगे, वो इश्यूअर्स हो सकती है। उसके अलावा और कौन हो सकता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, उनका भी काम हो सकता है उनको फंड के लिए। आरबीआई क्या करती है, वो मैनेजर का काम करती है और वो फंड रेज करने में हेल्प करती है। जो आपने बॉन्ड सुना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सुनी होगी, तो उस केस में इश्यूअर कौन हुआ, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, म्यूनिसिपैलिटी हो सकती है, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, बैंक हो सकती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। ये कोई भी मतलब जो फंड को रेज करने का काम कर रहा है और अल्टीमेटली सामने सिक्योरिटीज दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इश्यूअर। फिर आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे, पहले आते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कौन हो सकता है कि अल्टीमेटली जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, वेदर इट इज इक्विटी और डेट, जो भी हो। इक्विटी डेट के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ में किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट कर दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर्स। तो उसके अंदर कौन कौन आ सकते हैं, तो उसमें बेसिकली 4 डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर मैं आपको पूछूं तो कौन सी 4 कैटेगरी है, तो पहला आएगा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, कि जो रिटेल जिसकी जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 2 लाख रुपए से कम की है, तो वो आईपीओ अगर हम बढ़ते हैं और 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग इसमें आएंगे, रिटेल कैटेगरी के आएंगे। उसके बाद सेकंड आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो उसमें आपने कितनी बार कॉलम देखा होगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिटेल नहीं, मतलब 2 लाख के ऊपर के अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, इसीलिए उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो एचएनआई है, अल्ट्रा एचएनआई है, इस तरह की जो कैटेगरीज होती है वो इसके अंदर आएगी। फिर आते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स या बायर्स, क्यूआईबी जिसको बोलते हैं। तो क्यूआईबी जो होती है वो बड़े अमाउंट के लिए अप्लाई करती है और वो उनकी एक पूरी प्रोसेस होती है, सेबी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो क्यूआईबी थर्ड कैटेगरी इन्वेस्टर्स की। और फोर्थ कैटेगरी होती है एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स आप अगर मैं बाइफरकेट करूं तो क्यूआईबी का एक पार्ट है अगर देखें तो, बट उसमें कंडीशन क्या होती है, कम से कम आप 10 करोड़ या उससे बड़ी अमाउंट का बिड कर रहे हो। तो ये अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स मार्केट में हो सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग जो मेन पार्ट ये दोनों को ब्रीच करने का काम कर रहा है, मतलब इश्यूअर और इन्वेस्टर्स, जो पैसा लेकर के अपने शेयर्स दे रहा है या बॉन्ड्स दे रहा है और जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उन दोनों को लिंक करने का जो काम करता है
दैट इज कॉल्ड इंटरमीडियरी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इंटरमीडियरी नहीं हो तो जो सेव कर रहा है उसको एक प्रॉपर चैनल नहीं मिलेगा जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके, और जो फंड को यूज कर रहा है, जो रेज कर रहा है फंड को, उसको प्रॉपर एलोकेशन होने के चांसेस कम रहेंगे, उसको अच्छे रेट पे बोरो करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो इंटरमीडिएट्स कौन हो सकते हैं? इंटरमीडिएट का मेन काम होता है दोनों को कनेक्ट करने का, दोनों के बीच में ब्रिज बनने का काम इनका होता है। तो उसमें मैं ले सकता हूँ किसको? स्टॉक एक्सचेंज को ले सकते हैं हम लोग, राइट? स्टॉक एक्सचेंज ये काम कर रही है। देन मर्चेंट बैंकर्स है, अंडर राइटर्स है, फिर स्टॉक ब्रोकर्स है, ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन पहले जो सब ब्रोकर हम जिसको बोलते थे, अभी वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज करके कर दिया है, ऑथोराइज पर्सन। उसके अलावा डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। आगे के सेशंस में ये सारे वर्ड जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उसको और डिटेल में लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले सेशन के बाद आप सेकंड सेशन में ना आए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बना रहा हूँ। तो डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उसके अलावा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आरटीए जिसको बोलते हैं, वो इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो सकती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हो सकते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज हो सकती है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ये इंटरमीडिएट्स का काम होता है अलग अलग, मतलब जो टाइप का फंड है उसको कंप्लीट करने की प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, जैसे मैं कुछ का एग्जांपल दे रहा था, स्टॉक एक्सचेंज जिसकी अभी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई। तो दे आर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ पे बायर और सेलर इकट्ठा हो सकते हैं। तो एक बार उसका आईपीओ आने के बाद भी अगर उसको बेचना या खरीदना है तो ये इंटरमीडियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं उसको वापस बेचना चाहूँ तो बेच सकूँ, तो उस केस में इन्वेस्ट करने वाला भी थोड़ा डरेगा। पता नहीं कितनी बार जैसे आप रियल एस्टेट में करते हो, आप बोलते हो कि आपको पता है कि रियल एस्टेट कैसी चीज है, फिजिकली आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो, बट इन्वेस्ट करने के टाइम में डर इसलिए लगता है कि अगर मेरे को वापस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये तुरंत तो कन्वर्ट होना बहुत मुश्किल है। बट इक्विटी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप देखो तो सेकेंडरी मार्केट का बेनिफिट ये है कि T+2 में सेटलमेंट की प्रोसेस है, यानी आप जो भी आज कर रहे हो विद इन थर्ड डे तो आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है। फिर डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। तो पहले फिजिकल शेयर्स ज्यादा होते थे, आपके फादर या फोर फादर डिस्कस करते भी होंगे कि हमने ये कंपनी के शेयर्स लिए थे, मुझको फिजिकल शेयर दिया, फिर ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। तो पहले जो सारे शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्म में आते थे, जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होता था, फिर फेस वैल्यू लिखी होती थी, पेड अप वैल्यू। कितनी बार तो पूरा अमाउंट भी आपको पे नहीं करना है, 10 रुपीज का शेयर है तो आपको 2 रुपीज 2 रुपीज 2 रुपीज करके 5 इंस्टेंस में देना है, या जैसा भी उनका रिक्वायरमेंट आएगा। और वो बंदे का नाम लिखा होता था, और पीछे फिर जब आप बेचते हो तो उसका नाम माइनस करके फिर सेकंड पर्सन का, फिर उसका नाम माइनस करके थर्ड पर्सन का, जो परचेज कर रहा है उसका नाम एडिट होता जाएगा। जो मेंटेन करने का काम होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का। ये फिजिकल प्रोसेस थी, अभी यही सेम चीज डिजिटल हो गई है। अभी भी जो रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम है वो आरटीआई कर रहा है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ही कर रहा है। बट ये जो फिजिकल की जगह डीमैट की प्रोसेस हुई, दैट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में ये प्रोसेस हो गई। अब फिजिकल की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की, फोलियो नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको डिजिटल फॉर्म में, जैसे समझो मेरे पास 10,000 रुपीज है, मैं जाता हूँ अपने बैंक में पैसे भरता हूँ, तो क्या होगा, मुझको एक मैसेज आएगा, जो 10,000 रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड, मेरा पैसा मुझको मिल गया, मेरे बैंक में आ गया। बट मैं ये नहीं देख सकता हूँ वो 10,000 का बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, बट कौन से नंबर की नोट डाली वो देख सकते हैं? नहीं। तो वैसे ही डीमैट फॉर्म में पहले फिजिकल होता था, उसकी जगह ये डीमैट आ गया, जिसमें आप नंबर्स देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पड़े हैं। और उसी तरह से वो डिजिटली बाय और सेल हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कितनी बार जो बहुत सारे पेमेंट गेटवेज है उनकी साइट में कैसा होता है, जिसके थ्रू आप फंड को ट्रांसफर दे सकते हो, वैसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे शेयर्स को बाइंग और सेलिंग के लिए जो मेन जहाँ पे हब होता है, जहाँ पे उसको स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी। बट डिपॉजिटरी डायरेक्ट आपके पास नहीं आ सकती है, आप डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। इंडिया में दो डिपॉजिटरी है। यस, मैं उसको इंट्रोड्यूस करूं उसके पहले मेरी इच्छा है कि आप चैट बॉक्स में यहाँ पे स्टॉप करके कमेंट करो कि कौन सी दो डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, या थैंक यू मैम जिन्होंने भी इसका आंसर दिया। तो इंडिया में सीडीएसएल और एनएसडीएल इस तरह की दो डिपॉजिटरी है, और वो डिपॉजिटरी ऐसी है, समझो मैं सीडीएसएल की ऑफिस के आगे जाके खड़ा हूँ कि बॉस मेरे को अकाउंट ओपन करना है, तो वो मुझको एंटरटेन नहीं करेंगे, मुझको किसी न किसी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, डिपॉजिटरी के जो एजेंट्स है, अब जो ब्रोकर्स आप सुनते होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ इसलिए,
बट आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके आसपास में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो आपको ये बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो वो जो प्रोसेस करते हैं तो उस तरह से डिपॉजिटरी के भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, दे आर वर्किंग एज एजेंट, वो एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है कि जिसके थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपको समझ में आया। तो टोटल देयर आर 3 इश्यूअर्स, इंटरमीडिएट्स एंड इन्वेस्टर, 3 आईज ऑफ दिस मार्केट। ये तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया, तो उसके बाद में आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो हु आर द इश्यूअर्स इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। अगर आप देखोगे अभी मैंने जो इश्यूअर्स की बात बताई, अलग अलग कंपनीज के बारे में बताया, गवर्नमेंट के बारे में बताया, इसी तरह से अलग अलग एंटिटीज के बारे में बताया, तो उनका मेन काम क्या होता है, हु आर द इश्यूअर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो उनका काम होता है मनी रेज करने का। वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, और उसके बेसिस पे उनको वो जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटीज थी, सिक्योरिटीज मतलब इंस्ट्रूमेंट कोई सामने दिया हुआ है, उसके जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करना है। अगर वो इक्विटी मार्केट है तो उस केस में आपको ओनरशिप मिल रही है, अगर डेट मार्केट है तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम लोग, ये जो मैंने भी आपको स्टॉक एक्सचेंज का मैकेनिज्म बताया, तो सबसे ऊपर आती है सेबी रेगुलेटर, उसके अंडर में आते हैं कौन, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, और स्टॉक ब्रोकर्स के अंदर आते हैं सब ब्रोकर्स या एपी, जिसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड पर्सन। तो ये पूरी चेन इस तरह से चलती है। अगर आपको समझो डिमैट अकाउंट ओपन कराना है इस मार्केट में, आपको एंट्री लेनी, मतलब प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट किसी में भी, तो यू हैव टू ओपन 3 डिफरेंट अकाउंट। यस, प्लीज टाइप 3 इन चैट बॉक्स। तो कौन से 3 अकाउंट ओपन करना है आपको? एक तो आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, दूसरा आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और थर्ड आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये तीनों अकाउंट जब ओपन करते हो तब जाकर के आप इस मार्केट में एंट्री ले सकते हो। इवन आपको आईपीओ भरना है या तो आपको सेकेंडरी मार्केट में काम करना, तो ये तीनों से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। ये तीनों अकाउंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में आप चाहो तो सब ब्रोकर या ऑथराइज पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो कि जो आपका ये तीनों अकाउंट में से 2 अकाउंट ओपन करने में हेल्प करेगा। या स्टॉक ब्रोकर है, आप डायरेक्ट उनको भी कांटेक्ट कर सकते हो, बट आप स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट जाकर के अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो। तो स्टॉक ब्रोकर या उसके अंदर में जो होते हैं सब ब्रोकर्स, जिसको हम ऑथराइज पर्सन बोलते हैं, ये दोनों में से आप किसी के पास भी जाकर के आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और वो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट, ये तीनों को कंबाइन करके आप अलग अलग ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। तो स्टॉक ब्रोकर है, उसका काम क्या होता है कि आपको बाइंग सेलिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करने का स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो भी ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हो दैट शुड बी सेबी अप्रूव्ड, या बोल सकते हैं सेबी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ में जब काम कर रहे हो तो इट शुड बी सेबी अप्रूव्ड, आपको उसका सर्टिफिकेट वगैरह वहां से मिलेगा। अगर आप उसकी ऑफिस में जाके ट्रेड करने वाले हो तो ऑफिस में जब भी आप एंट्री लोगे तो स्टार्टिंग में विजिबल और ऐसी जगह पर उन्होंने स्टेटमेंट लगाए होंगे जिसमें सेबी का अप्रूवल आपको दिखाई देगा। उसके अलावा जिस एक्सचेंज के साथ वो एसोसिएटेड है उसके आपको सर्टिफिकेट्स दिखेंगे। फिर जो डीलिंग पे बैठा हुआ बंदा सॉरी, उसका आपको सर्टिफिकेट दिखेगा जो एनआईएसएम सर्टिफाइड होना चाहिए। एनआईएसएम एक ऐसी बॉडी जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सेबी। तो दैट इज एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ सेबी, एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो भी डीलिंग में बैठा है, अगर आप खुद ट्रेड नहीं कर रहे ऑनलाइन, अगर आपको फोन करके ट्रेड करना है, कॉलर ट्रेड, या आप ऑफिस में विजिट करके ट्रेड कर रहे हो, तो जो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, जो आपका ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ यू कंप्लीट करेगा, वो एनआईएसएम अप्रूव्ड होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कि व्हाट इज एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज, व्हाट इज रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो अगर सिंप्लीफाइड वे में कहूँ तो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड, जैसे हमने भी प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट की बात की, थर्ड पॉइंट हमने देखा था म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो म्यूचुअल फंड जैसे हमने प्राइमरी सेकेंडरी की बात की थी थोड़ी देर पहले, तो उसी वे में म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है जिसके थ्रू आप किसी मार्केट को एक्सपोज कर सकते हो, यानी एक्सप्लोर कर सकते हो, सॉरी एक्सपोज नहीं, एक्सप्लोर कर सकते हो। जिसके अंदर क्या रहेगा कि आप अगर डायरेक्ट ही एक्टिविटी नहीं कर सकते हो प्राइमरी मार्केट की या सेकेंडरी मार्केट की, और आपको लग रहा है कि आपको इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर लेना है, तो यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड, ये वर्ड से आपको समझ में आएगा, म्यूचुअल मीन्स
सबका मिला जुला और फंड यानी पैसा, यानी आप सिंपल वर्ड में कि अलग अलग लोग अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे मैंने 500 रुपीज इन्वेस्ट किया, पर्सन ए है उसने 2000 इन्वेस्ट किया, किसी ने 1 लाख किया, किसी ने 5 लाख किया, किसी ने 10 लाख किया, किसी ने 200 किया, 500 किया। मतलब ये अमाउंट इकट्ठा होकर के पूल बन रही है, दैट इज कॉल्ड पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और वो जो पूल ऑफ मनी है वो एएमसी के पास जाती है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के पास जाती है, और एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या करेगी, उसको इन्वेस्ट करेगी एज पर द ऑब्जेक्टिव। हर स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एएमसी की अलग अलग स्कीम्स आती है, हर स्कीम का एक मोटिव होगा कि जैसे ग्रोथ का मोटिव है, या तो फिर रेगुलर इनकम का मोटिव है, या सेफ्टी का मोटिव है। अगर आपका मोटिव और एएमसी का मोटिव वो दोनों पर्टिकुलर स्कीम का मैच हो रहा है तो ही आपका इन्वेस्टमेंट आपको उसमें करना है। और वो इन्वेस्टमेंट का जो मोटिव है उसके हिसाब से जो मोस्ट एक्सपर्ट पर्सन है जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, वो आपके बिहाफ पे इसमें इन्वेस्ट करेगा। दैट मीन्स आपने जैसे इन्वेस्टमेंट की, आज मैं समझो 1000 रुपीज पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं सेंसेक्स या निफ्टी की बात करूँ तो उसके जो स्टॉक्स हैं, तो सेंसेक्स की, अगर निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी की जो 50 कंपनीज है, अगर उन सब कंपनी के मुझको एक एक शेयर भी लेने हो तो मुझको कम से कम लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, राइट। बट अगर वही मैं फंड मैनेजर को दे रहा हूँ, वो किसी इंडेक्स फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो सेम एक्सपोजर मैं 1000 रुपीज में भी ले सकता हूँ। आप समझे, ये बेनिफिट है इसमें इन्वेस्ट करने का, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का आपको बेनिफिट मिलता है इसमें। तो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो उसकी बॉडी है, आगे जाके मैं आपको म्यूचुअल फंड को के बारे में और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है। बट म्यूचुअल फंड बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। इसके लिए पूरा एक सेशन हम लोग रखने वाले हैं। बट बेसिकली म्यूचुअल फंड का काम क्या रहता है, पूल ऑफ मनी को इकट्ठा किया और उसको उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट किया, और फिर जो भी उसमें से रिटर्न आया वो अल्टीमेट जो इन्वेस्टर्स हैं, हु आर द यूनिट होल्डर्स, उनको वो पैसा वापस मिलता है। दिस इज कॉल्ड एएमसी, और वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर परफॉर्म इन द सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो मैंने प्राइमरी मार्केट की बात की जिसमें कंपनीज होती है फर्स्ट टाइम इश्यूअर के पास आती है, तो उसमें मर्चेंट बैंकर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कंपनी का ओनर है उसका काम इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है, सेकेंडरी मार्केट का, प्राइमरी मार्केट का, जिसका काम ही यही है कि आईपीओ की प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो वो मर्चेंट बैंकर जो होगा वो उसको पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। उसको इश्यू मैनेजर्स भी बोलते हैं कितनी जगह पे, या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बोलते हैं, लीड मैनेजर बोलते हैं। उसका मेन काम क्या होता है कि ये सिक्योरिटीज मार्केट में आपकी सिक्योरिटीज को लिस्ट करने में वो हेल्प करता है। तो उसका मेन काम ये रहेगा कि आपके कैपिटल नीड को एनालिसिस करें, रियल में कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, इक्विटी का पार्ट कितना है, डेट का पार्ट कितना है, ओवर एक्सपोजर तो किसी में नहीं है। उसके बाद में प्राइसिंग उसका क्या रखना है, वो प्राइसिंग वाला पार्ट देखेगा। फिर उसको एक्सिक्यूट कौन से एक्सचेंज में करना है, कौन से प्राइस पे लेके आना है, ओपनिंग प्राइस क्या, मतलब ओपनिंग का डेट कौन सा रखेंगे, क्लोजिंग का डेट क्या रहेगा, रीओपनिंग क्या रहेगा। इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉब्लम या बोल सकते प्रोसेस है, वो सारे के सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम मर्चेंट बैंकर का है। तो कोई भी आईपीओ जाता है ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मर्चेंट बैंकर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अंडर राइटर। तो जब भी आईपीओ आता है तो उसमें एक प्री स्पेसिफाइड अमाउंट है कि कम से कम इतना तो आईपीओ भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का आईपीओ आया हुआ है, इतना छोटा आएगा नहीं, बट अगर मान लो 10 करोड़ का आईपीओ है और उसमें कंडीशन ये है कि 8 करोड़ तो फुलफिल होना ही चाहिए। और हुआ क्या, आईपीओ जब कंप्लीट हुआ, उसकी जो लास्ट डेट थी वो कंप्लीट होने के बाद, टाइम कंप्लीट होने के बाद भी 7 करोड़ का ही फिलअप हुआ है। तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है 1 करोड़ की, उसको कंप्लीट करने की जो जिम्मेदारी है वो अंडर राइटर लेता है। तो अंडर राइटर क्या रिस्क लेता है कि अगर आपका जो टारगेटेड अमाउंट है वो फुलफिल नहीं हुआ तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द शेयर्स है वो मैं परचेस कर लूंगा, और उसके लिए वो फीस चार्ज करता है, राइट। और जो कितनी बार गवर्नमेंट के लिए भी ये प्रोसेस करते हैं अंडर राइटिंग का, तो उसको प्राइमरी डीलर्स बोलते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा कि प्राइमरी डीलर्स का ये स्टेटमेंट है। तो उस केस में दे आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो बॉन्ड मार्केट है, जैसे इक्विटी मार्केट है वैसे डेट मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड मार्केट। तो उसमें जो अंडर राइटिंग का काम करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डीलर्स। फिर नो द रोल ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो इक्विटी मार्केट में जो हम बोल सकते हैं इक्विटी मार्केट है, उसमें इसका रोल इतना ज्यादा नहीं जितना कि डेट मार्केट में। इक्विटी मार्केट में अलग अलग एक्सचेंजेस है, एनएससी, बीएससी, अगर उस पर उसकी लिस्टिंग है तो मार्केट खुद डिराइव कर लेता है उसका क्या प्राइस होना चाहिए, कितना प्लस हुआ कितना माइनस हुआ, वो मार्केट की डिमांड के सप्लाई के बेस पे डिफाइन होता है। बट अगर मैं डेट की बात करूँ, दैट मीन्स आपने पैसा दिया है किसी को, ब्याज के साथ वापस देने वाला है,
तो उसमें जो क्लोज एंडेड है वो तो कंपलसरी लिस्टेड होने चाहिए, बट जो क्लोज एंडेड नहीं है वो मार्केट में लिस्टेड भी नहीं होते। तो उस केस में ये जो रिसर्च एजेंसीज हैं वो क्या काम करती है, उसके बारे में पूरा रिसर्च प्रिपेयर करती है, उसका स्वॉट एनालिसिस करती है, उसका वैल्यूएशन निकालती है और उसके बेस पे उसकी प्राइसिंग निकालती है। तो प्राइसिंग के बेस पे आप फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसमें उसके अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बेस पे वो रेटिंग देने का काम करती है, ट्रिपल ए प्लस, ट्रिपल ए माइनस, डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, इस तरह से डी तक की रेटिंग होती है। डी मीन्स डिफॉल्ट होने के चांस है या डिफॉल्ट हो चुका है। तो डेट मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो आपका यहाँ पे टास्क है, इंडिया के अंदर कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, कम से कम 2 का नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। थैंक यू। आपको जो मैं टास्क देता हूँ ना उसको सीरियसली करने का रखो, तभी आपको सही में सीखने मिलेगा। अदरवाइज मैं आपको सब कुछ ज्ञान दे दूंगा तो आप सही में खुद सीखने, ये जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस का पार्ट बनोगे ना अगर आप, तो आप सही में सीखोगे। अदरवाइज क्या होगा कि ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। थैंक यू। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो आपने सुना होगा कितनी बार, तो सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने का एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको उनका जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना होता है। फिर कुछ एग्जाम्स होती है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, 10A और 10B, वो कंप्लीट करनी होती है। वो कंप्लीट करने के बाद सेबी में रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस होती है, वो कंप्लीट करेगा जो बंदा, उसके बाद वो अलाउड है कि किसी को एडवाइस दे सके। मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूँ जो कि सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी आपका सेबी रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, क्योंकि जो सेबी में रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसने वो प्रोसेस को देखा है कि किसी को भी एडवाइस करने के पहले कुछ प्रोसेस करनी चाहिए कि उसका सही में उसका गोल क्या है, उसका टाइम हॉरिजन क्या है, उस टाइम हॉरिजन के बेस पे आप उसको इन्वेस्टमेंट करा रहे हो। ऐसा नहीं कि ये टिप्स आई आप इन्वेस्ट कर दो इतना पैसा, 15 दिन में पैसे डबल, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम नहीं होता। इसीलिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो आपका होगा वो हमेशा सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर आप सही में इस मार्केट में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं तो। और आपका खुद का भी एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि लोग अगर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने आ रहे हो, दैट मीन्स आप वो पैसा किसी और को देने आए हो, राइट। आपको शायद कितनी बार लग रहा हो कि मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट मेरा मेरा जो 16 ईयर का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 5% लोग ऐसे हुए जिनको शॉर्ट में पैसा मिल भी जाता है, बट वो कितनी बार जो पैसा जीतते भी है ना, मतलब ये गैम्बलिंग हुआ एक टाइप का, अगर वो शॉर्ट टर्म में जीत रहे तो वो पैसा लंबे टाइम तक वो टिकता भी नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो सर्विसेज ले रहे हो वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की, वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसका काम क्या होगा कि आपके बिहाफ पे वो सिक्योरिटीज चॉइस करेगा बेस्ड ऑन योर असेसमेंट, आपकी जो नीड है, आपका जो टाइम हॉरिजन है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, कितना रिस्क आप बेयर कर सकते हो। कितने ऐसे होता है कि जिनके पास फंड मतलब कैपेसिटी अच्छी है बट रिस्क एपेटाइट नहीं होता है। कितने लोग होते हैं कि जिनके पास बैकअप कुछ नहीं है बट उनका रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा है कि बस मैं रिस्क लेने को रेडी हूँ, किक चाहिए होती है। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सही में आपको जज करेगा और आपको आपको इन द सेंस आपके नीड को जज करेगा और उसके बेस पे आपको वो एडवाइस देगा, राइट। गोल बेस आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन शॉर्ट। और वो भी क्यों देगा, क्योंकि सेबी को उसको रिपोर्ट देनी होती है, कोई भी जो एडवाइस दिया उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, उसने नीड एनालिसिस किया है कि नहीं किया है, उसने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कराया कि नहीं कराया, तो एटलीस्ट वो उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको प्रॉपर सर्विसेज देगा। उसके बाद आते हैं उसको ऑडिट की रिपोर्ट भी भेजनी होती है। देन अब आते हैं हम लोग ऑलमोस्ट एंड के पास पहुंच गए, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। रेगुलेटर्स के ऊपर आते हैं कि इंडिया में रेगुलेटर्स कौन से हैं। आगे हम लोग इसके बारे में बहुत डीप में जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में यहाँ पे खत्म करूंगा कि अगर आप इक्विटी मार्केट के साथ एसोसिएटेड हो या इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के साथ में, तो पहला रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, देर आर 3 इंपॉर्टेंट वर्क दे आर डूइंग, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम ये कर रहे हैं। सबसे पहला काम कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने का। क्या प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उनको मतलब बड़े लोग जो होते हैं ना, मतलब वो बड़े के लिए भी काम करेंगे, बट बड़े अंदर ना उनके पास में बहुत सारे रिसोर्सेस है, वो अगर कुछ उनके साथ गलत होता है तो एडवोकेट को हायर करके वो प्रोसेस कर सकते हैं। बट वही छोटे जो होते हैं कि जो छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये जो रेगुलेट करते हैं वो पूरे मार्केट को, रेगुलेटर कौन, माई बाप बोलते हैं हम लोग इस फील्ड में, सिंपल वर्ड में, किसी भी है ना, वो पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है। तो उसमें सबसे पहला काम करती है वो प्रोटेक्ट करने का रिटेल इन्वेस्टर्स को, स्पेसिफिक नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकंड काम करती है डेवलपमेंट का,
ये जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको और एक्सपांड करने का, डेवलप करने का काम करती है। थर्ड काम करती है वो रेगुलेट करने का। रेगुलेट क्या करती है? पूरे मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करती है। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना है। जितने भी जगह जगह पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो अल्टीमेट जो रेगुलेटर है दैट विल बी आरबीआई। आरबीआई उसका रेगुलेटर होगी। उसके अलावा मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का मतलब जिसमें मेच्योरिटी आपकी 364 डेज तक के अंदर की होती है, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट का जो पूरा सेगमेंट है दैट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, और दैट इज आल्सो वर्क एज अ मैनेजर फॉर गवर्नमेंट्स बोरोइंग प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग का प्रोग्राम होता है, आपने कितनी का बजट अगर आप देखा हो तो उसमें ये पॉइंट आता है कि कितना फंड रिक्वायरमेंट है, तो उसके जो बॉन्ड इश्यू करने से लेकर उसको कलेक्ट करना, इंटरेस्ट के साथ वापस देना, वो पूरी प्रोसेस जो होती है ना वो आरबीआई करती है। तो ये दो रेगुलेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। आगे के सेशंस में हम लोग इसके ऊपर और डिटेल में जाएंगे। अब आते हैं हम लोग कॉमनली यूज इंडिकेटर्स व्हाइल इन्वेस्टिंग। तो ये कुछ मैं आपको फंडामेंटल इंडिकेटर्स बताने का ट्राई कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स इन शॉर्ट कि ये प्रोसेस फंडामेंटल्स के थ्रू यूज करके आप अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला मॉडल जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड प्राइस अर्निंग मल्टीपल, यानी प्राइस के सामने उसका अर्निंग क्या है। अगर मैं उसका फॉर्मूला आपको दूं तो मार्केट प्राइस पर शेयर, उस कंपनी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, सामने उसके अर्निंग पर शेयर, उसके पर शेयर पे अर्निंग कितनी हो रही है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मार्केट में 100 रुपीज का प्राइस चल रहा है और उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज का, तो उस केस में पी रेशियो जो हम बोलते हैं वो कितना आएगा, तो पी रेशियो विल बी 10। अब दूसरी एक कंपनी है जिसका भी प्राइस 100 रुपए चल रहा है बट उसमें आपको रिटर्न मिल रहा है 20 रुपीज का, तो इसका पी रेशियो आएगा 5। तो मेरे ख्याल से अब आप कंपेयर कर सकते हो कि एक है जो आपको 10 का पी रेशियो है, दूसरा है 5 का, तो कौन सा अच्छा हो सकता है, राइट? कमेंट करके जरूर बताएं दोनों में से कौन सा अच्छा होगा। तो पी रेशियो के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इसके पहले, ये सारा सीखने के पहले आपको बैलेंस शीट वॉच करने आना चाहिए। तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं जिसमें आप जो बैलेंस शीट के अलग अलग हेड्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की प्रोसेस को समझ सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको प्रॉपर लिंक दूंगा जिसके थ्रू आप उसको समझ सकते हैं। सेकंड आते हैं हम प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, कि उसकी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, उसके सामने उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसमें कितनी बार वास्ट डिफरेंस होता है। बट ये भी कैलकुलेशन में आपको हेल्प कर सकता है कि एक्चुअली दोनों के बीच में क्या रेशियो मेंटेन हो रहा है, तो जिसके थ्रू आपको इसमें एंट्री लेनी कि नहीं लेनी वो आप जज कर सकते हो। फिर डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड इज डिक्लेयर एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो जो फेस वैल्यू होगी उसकी, उसके कंपैरिजन में डिविडेंड कितना मिल रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड अच्छा है तो क्या होगा, आप इन्वेस्टेड रहोगे तो एटलीस्ट आपको बैंक के ब्याज के से ज्यादा आपके यहाँ पे छूट रहा है, तो आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। तो ये कॉमनली यूज होने वाले अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। ऐसे ही और भी 7 to 8 इंडिकेटर्स है या रेशियोज हैं कि जिसके हेल्प के थ्रू आप दो अलग अलग कंपनी को कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आपको और कोई रेशियोज ध्यान में आ रहे हैं तो प्लीज टाइप इन कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर कॉन्सेप्ट बताए तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अगर आज कुछ भी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं उसको सेक्रीफाइस कर रहा हूँ कि मैं उस पैसे को इन्वेस्ट ऐसी जगह करूँ कि जो आगे जाके ग्रो हो और मैं जो अभी लेना चाह रहा था उससे मैं ज्यादा उसको ले सकूँ, मतलब रियल रेट ऑफ रिटर्न मेरा बढ़ना चाहिए। बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बताता है कि एवरी डे जितना दिन बीतते जाएगा वैसे वैसे उसकी जो रुपीस की वैल्यू वो कम होती जाएगी। आज के टाइम में यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो वैल्यू 100 रुपीज की आज है वही अगर 2 साल बाद देखेंगे तो 100, यहाँ पे 1000 का एग्जाम्पल है सॉरी, तो 1000 रुपीज की जो वैल्यू आज है वही 2 साल के बाद 1000 की वैल्यू 1000 ना होकर के उससे कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर मुझको 1000 आज मिल गया होता है और मैंने उसको कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो 2 साल के अंदर मुझको 16 रुपीज का तो इंटरेस्ट की अमाउंट मिल गई होती है। सिंपल इंटरेस्ट गिने तो 8-8 रुपए मुझको हर साल मिलता है, तो करीब करीब 16% का मुझको रिटर्न उसके अंदर और बैठ गया होता है। तो अगर आप इसमें कर रहे तो 1160 रुपीज उसकी वैल्यू होती है आज के टाइम में अगर इन्वेस्ट किया होता है। दैट मीन्स 2 साल के बाद उतना मिले 1160, उसकी वैल्यू आज के टाइम में 1000 के बराबर है। इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड के थ्रू यूज करते हैं
तो फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा, आपका रियल रिटर्न क्या है। तो रियल रिटर्न समझने के लिए हमेशा क्या करना है आपको, कि आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है उसके अंदर से इन्फ्लेशन को माइनस कर दो, तो जो अमाउंट बचेगी दैट इज कॉल्ड योर रियल रिटर्न। अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है 4% का और आपको रिटर्न मिल रहा है समझो 6% का, तो आपका रियल रिटर्न 2% का हुआ। कितने केसेस में ऐसा होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है 7 रुपीज का, 7% का, और आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जहाँ पे 5% का रिटर्न बैठ रहा है, तो उस केस में आपका जो नेगेटिव ग्रोथ होगा, अगर आप देखें तो आपने भले 100 रुपीज डाला, वो बढ़ के आपको दिख रहा है, बट रियल सेंस में आपको उसकी वैल्यू कम ही मिल रही है, राइट। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छा लगा हो तो पक्का नीचे कमेंट करते रहना। और ये मेरी लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर हम लोग मनी मार्केट सिक्योरिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत डीप में नहीं करेंगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा समझ में आए कि ये क्या होता है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कि जो डेट मार्केट के अंदर यूज होते हैं। इक्विटी और डेट दो कॉन्सेप्ट हमने देखे थे, तो डेट वाले कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। डेट मार्केट में आपने जो भी पैसे को कहीं पे लैंड किया है जो आपको ब्याज के साथ वापस मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड डेट मार्केट। उसमें आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, अगर आपका 1 साल से कम के ड्यूरेशन वाला है दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट सिक्योरिटीज। तो मनी मार्केट के अंदर रेपो, रिवर्स रेपो आता है जो आप आरबीआई की वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। कोलैटरलाइज्ड बोरोविंग लेंडिंग ऑब्लिगेशन है जो 3 डेज के लिए होते हैं। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो आप अगर बैंक में आप पैसे डाल रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है। फिर ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट में होते हैं, और उसके अलावा कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं जो अगर कॉर्पोरेट्स के पास डाल रहे हो तो दैट मीन्स आपके पास जो फंड है आप अगर वो किसी को दे रहे हो, वो आप बेसिकली 3 अलग अलग लोगों को दे सकते हो। फर्स्ट कॉर्पोरेट्स को दे सकते हो, आप बैंक्स को दे सकते हो, या गवर्नमेंट को दे सकते हो। तो ये तीनों को अलग अलग नाम से जानते हैं, बट है बेसिक कॉन्सेप्ट सेम, कि आप पैसे किसी को दे रहे हो तो आपको ब्याज के साथ वापस देगा, राइट। अब आते हैं, ये मैंने जो भी चीजें कवर की उसमें अलग अलग जगह से मैंने इंफॉर्मेशन को गैदर किया था, एनएससी की वेबसाइट से, बीएससी की वेबसाइट से, आरबीआई की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, उसके अलावा sebi.gov.in सेबी की वेबसाइट से, investing.com से। और इसमें जो कॉन्सेप्ट आपने ओवरऑल देखे वो सारा मैंने nism.ac.in उसमें से, ये जो आप लिंक देख रहे हैं वहां से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का पॉइंट लिए थे सारे। तो मैंने कुछ भी नया आपके साथ डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। होपफुली आपने ये एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर, आपने जो करीब करीब 1 आवर का टाइम दिया, हो सकता है ज्यादा कम भी हुआ हो, बट थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप ये पोस्ट में डाल दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम मेरे लिए निकाला। तो ये अभी सिर्फ डे 1 हुआ है, 9 डेज अभी बाकी है, राइट। तो ये 9 दिन आपको सेम इसी टाइम पे वापस से लाइव होना है और ये वीडियोस को ऑब्जर्व करना है। तो जितना आप इसमें से सीखेंगे ये उतना ही अच्छा आपको ये मार्केट ग्रो करने में हेल्प करेगा। और आज के टाइम में अगर आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो मार्केट की प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने आप को 10 आवर का टाइम भी नहीं दे पा रहे। तो जो अपने आप को एजुकेट करने में, अपने आप को अपग्रेड करने में नहीं मानता है, तो उसका कोई भी साथ नहीं देता है, राइट। ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो अपनी खुद के लिए मेहनत करने के लिए कोशिश करता है। तो इसी के साथ वंस अगेन मैं कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया है। हम कल फिर से आएंगे नई सीरीज के साथ में, तो तब तक बने रहिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिए ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और ऐसा ही प्रोग्राम अगर आप अपने कॉलेज में भी करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, राइट। स्टार्टिंग में मैंने अपनी डिटेल्स दी हुई है, या तो आप मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.arunchaube.com, या एजुकेट टू सेल्फ, या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।